व्यापक रूप से सम्मानित और प्रशंसित, फिलिप फिशर अब तक के सबसे प्रभावशाली निवेशकों में से एक है। लगभग 40 साल पहले पेश किए गए उनके निवेश दर्शन का न केवल आज के वित्तपोषकों और निवेशकों द्वारा अध्ययन और प्रयोग किया जाता है, बल्कि कई लोग इसे सुसमाचार के रूप में भी मानते हैं। यह पुस्तक अमूल्य पठनीय है और 1958 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद से ही है। अपडेटेड पेपरबैक में मूल संस्करण के निवेश ज्ञान को बरकरार रखा गया है और इसमें लेखक के बेटे केन फिशर के दृष्टिकोण शामिल है, जो अपने आप में एक निवेश गुरु है, जो एक विस्तारित प्रस्तावना और परिचय में है। मैंने फिल फिशर को उनके कॉमन स्टॉक्स और अनकॉमन प्रॉफिट्स को पढ़ने के बाद खोजा। फिल की तकनीकों का उपयोग करके प्राप्त व्यवसाय की गहन समझ किसी को बुद्धिमानी से निवेश प्रतिबद्धता बनाने में सक्षम बनाती है। परिचय। केनेथ हेल फिशर। यह अब तक की सबसे प्रिय निवेश पुस्तकों में से एक है, क्लासिक निवेश पुस्तकों में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है और अब 45 साल पुरानी है। मेरे पिता ने सितंबर 1957 में मेरे बचपन के घर पर अपनी मूल प्रस्तावना लिखी थी। यह यहाँ मौजूद है। 45 साल बाद अक्टूबर 2002 में अपने वर्तमान घर में मैं यह लिखने का साहस करता हूँ, उन सभी दशकों में इस पुस्तक की पहली नई प्रस्तावना। यदि आपने मेरी संशोधित प्रस्तावना पढ़ी है तो आपको लग सकता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। नहीं, जब मैं लिख रहा हूँ तब वे 95 वर्ष के हैं और जीवित है, लेकिन वे वृद्धावस्था के बाद के चरणों में होने वाले मनोभ्रंश और संभवतः अल्जाइमर रोग, निश्चित रूप से बताने का कोई सही तरीका नहीं है, के कारण भयानक रूप से कमजोर हो गए हैं। वे घर पर बिस्तर पर है जहां से उन्होंने कॉमन स्टॉक्स और अनकॉमन प्रॉफिट्स और अपने अन्य लेखन लिखे थे, उससे लगभग 30 फीट दूर। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हम में से जो कुछ लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत जल्दी है। जब तक आप यह पढ़ेंगे तब तक वे मर चुके होंगे। वे इन शब्दों को कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर उन्हें ये पढ़कर सुनाए भी जाते तो वे एक या दो वाक्य से ज्यादा उनका अर्थ नहीं समझ पाते और फिर अपनी भयानक बीमारी के कारण लटके हुए संबंधों में खो जाते। वे एक महान व्यक्ति थे, लेकिन अब वे जीवन के बहुत बाद में एक छोटे बूढ़े व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन वे मेरे छोटे बूढ़े व्यक्ति हैं। यह बीमारी लोगों के साथ जो कुछ भी करती है, उसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। यह सिर्फ एक बीमारी है, कोई कमी नहीं। जब मैंने अपनी तीसरी किताब लिखी, जो अमेरिकी वित्त के मृत अग्रदूतों की 100 कैमियो आत्मकथाओं पर आधारित थी, तो मैंने इसे मृत अग्रदूतों के रूप में परिभाषित किया, केवल इस आधार पर कि मृत लोग मुकदमा नहीं करते, बस अगर मैंने कुछ गलत कहा। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि मैं जानबूझकर अपने पिता को किसी भी मामले में कवर नहीं करना चाहता था। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। अगर मैंने उनकी बात को उनकी इच्छा से अलग तरीके से समझा, जो मैं कर सकता था, अब मुझे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ। तो अब समय आ गया है कि मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताऊं जिसने अब तक की सबसे पसंदीदा निवेश पुस्तकों में से एक लिखी है। मैं ऐसा करने के लिए सबसे योग्य हूँ क्योंकि अगर आप व्यवसाय और व्यक्तिगत मामलों को मिला दे तो मैं उन्हें किसी से भी बेहतर जानता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से अन्य तरीकों से मेरी माँ, उनकी पत्नी, उन्हें किसी से भी बेहतर जानती थी। मेरी चाची, उनकी बहन, उन्हें किसी से भी ज्यादा लंबे समय से जानती थी, लेकिन उनके रिश्ते मूल रूप से व्यक्तिगत थे, व्यवसायिक नहीं। हाँ, मेरा एक बड़ा भाई है जो थोड़े समय के लिए उनके साथ बहुत करीब से काम करता था और कुछ समय के लिए मेरा व्यवसायिक साझेदार था और मैं उसके बहुत करीब हूँ। लेकिन पिता के साथ आर्थर का पेशेवर समय काफी कम था। वह अकादमिक मानविकी में आगे बढ़ा, जहाँ वह आज है। पिता हमेशा अपने 3 बेटों में सबसे ज्यादा आर्थर को प्यार करते थे और आर्थर भावनात्मक रूप से पिता से मुझसे ज्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन आर्थर आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि मैंने कई सालों तक पिता के साथ बहुत ज्यादा व्यावसायिक समय बिताया और जब आर्थर भौतिक रूप से उनसे नहीं मिल पाते थे, तब भी मैं उनके साथ रोजमर्रा के रिश्ते में रहता था, क्योंकि आर्थर हजारों मील दूर रहते थे। शुरुआत मेरे पैतृक पूर्वज यहूदी थे, मुख्य रूप से प्राग, चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी से। सभी 1850 के दशक की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे थे।
मेरे पिता के दादा फिलिप इसाक फिशर थे और वे लेवी स्ट्रॉस के मूल अकाउंटेंट और वह व्यक्ति थे जिन्होंने स्ट्रॉस के लिए रोजाना पहला स्टोर खोला और बंद किया और स्ट्रॉस को उनके पूरे करियर में सेवा दी। मेरे परदादा अमीर नहीं थे, लेकिन उनकी मृत्यु के समय वे आर्थिक रूप से सहज थे। उनकी पत्नी की कम उम्र में मृत्यु हो गई और उनकी सबसे बड़ी बेटी कैरोलीन या कैरी ने अपने भाई बहनों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। मेरे दादा आर्थर लॉरेंस फिशर 8 बच्चों में सबसे छोटे थे। कैरी को बहुत प्यार करते थे, जिन्होंने आंशिक सरोगेट मां की भूमिका निभाई थी। 1875 में सैन फ्रांसिस्को में जन्मे आर्थर लॉरेंस फिशर बड़े हुए, यूसी बर्कले से स्नातक हुए और जॉन्स हॉपकिंस मेडिकल स्कूल में भाग लिया। 1900 में स्नातक किया और एक सामान्य चिकित्सक के रूप में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए सैन फ्रांसिस्को लौटा। बाद में, शायद प्रथम विश्व युद्ध में लेकिन शायद पहले, रॉकफेलर विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल छात्रवृत्ति आधारित शोध के दौरान उन्होंने ऑर्थोपेडिक्स में विशेषज्ञता विकसित की। मिसिसिपी के पश्चिम में तीसरे ऑर्थोपेडिक सर्जन और वेस्टर्न ऑर्थोपेडिक्स सोसाइटी के संस्थापक सदस्य बन गए। 1906 में फिलिप इसाक फिशर की मृत्यु हो गई। अंततः उन्होंने विवाह कर लिया और अगले वर्ष 8 सितंबर 1907 को मेरे पिता का जन्म हुआ। उनका मूल नाम उनके हाल ही में दिवंगत हुए दादा के नाम पर फिलिप इसाक फिशर रखा गया था। 4 साल बाद 1911 में मेरे पिता की बहन, जो उनकी एकमात्र सहोदर थी, का जन्म हुआ। उसका नाम आंटी कैरी के नाम पर कैरोलीन रखा गया। आंटी कैरी ने हेनरी साहलेन नामक लेवी स्ट्रॉस के एक रिश्तेदार से अच्छी शादी की थी, जिसका परिचय कैरी से उनके पिता के जरिए हुआ था। आंटी कैरी ने 2 पीढ़ियों तक फिशर के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे दादा और पिता दोनों के जीवन में आंटी कैरी ने न केवल मेरे पिता की शिक्षा के लिए गुप्त रूप से धन दिया, कुछ ऐसा जो उन्हें कभी पता नहीं चला, बल्कि उन्होंने मेरे दादा को पिता के लिए एक कार खरीदने के लिए गुप्त रूप से पैसे भी दिए, जो उनके करियर के विकास के लिए संयोगवश महत्वपूर्ण बन गए। और कैरी ने निरंतर पारिवारिक सामाजिक संरचना प्रदान की, जिसने एक बच्चे के रूप में पिता के नाजुक भावनात्मक अस्तित्व को समृद्ध किया, एक प्रक्रिया जो दशकों तक जारी रही। अगर मेरे माता पिता की कोई बेटी होती तो उसका नाम कैरी रखा जाता, जैसा कि उनके पहले पोते का था। कई डॉक्टरों के विपरीत मेरे दादाजी को पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे चैरिटी कार्य और अकादमिक चिकित्सा की, लेकिन उन्हें व्यवसाय या पैसे की परवाह नहीं थी। जब उनके निजी प्रैक्टिस के मरीज भुगतान नहीं कर सकते थे, तो वे बस उनकी देखभाल करते थे। जब वे बिना भुगतान किए बिल भेजते थे, तो वे रीबिलिंग या संग्रह प्रयासों को अनदेखा कर देते थे। उनके दयालु, गर्मजोशी भरे और उदार व्यक्तित्व के कारण उन्हें असंख्य लोग संत मानते थे। सौभाग्य से उनके तत्काल परिवार के लिए उनके पास आंटी कैरी थीं, जो पर्दे के पीछे से उन्हें गुप्त रूप से पैसे देती थी। कैरी के बिना आपको शायद यह किताब कभी नहीं मिलती। पिता मूल रूप से निजी तौर पर पढ़ाए जाते थे। मेरे दादाजी उस समय के प्राथमिक विद्यालयों में विश्वास नहीं करते थे और आंटी कैरी बेहतर खर्च उठा सकती थी। बाद में पिता को सैन फ्रांसिस्को के प्रतिष्ठित लोवेल हाई स्कूल में दाखिला दिलाया गया। उन्होंने 16 साल की उम्र में स्नातक किया। होशियार, बहुत युवा, ट्यूशन से अच्छी तरह से शिक्षित। पिता भी अजीब थे और उनमें सामाजिक कौशल की कमी थी, जो अन्य बच्चे आमतौर पर प्राथमिक विद्यालय में सीखते हैं। वह कमजोर, भंगुर और खेल कूद के मामले में असंगठित थे और तुलनात्मक रूप से युवा होने के कारण वह लोवेल सहपाठियों की तुलना में छोटे थे। इसलिए वह सामाजिक रूप से असुरक्षित महसूस करते थे, जिसे उनकी मां के लगातार आलोचनात्मक और नकारात्मक स्वभाव ने और बढ़ा दिया था। 16 साल की उम्र में पिता ने यूसी बर्कले में पढ़ाई शुरू की, लेकिन बाद में आंटी कैरी से वित्तीय सहायता और उनके द्वारा भुगतान की गई कार के साथ वह छोटे और मैत्रीपूर्ण स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गया। वह स्थानांतरण भी भाग्यशाली साबित हुआ। वह सप्ताहांत पर कर्तव्यनिष्ठा से सैन फ्रांसिस्को लौट आए, जिसकी शुरुआत आंटी कैरी और अंकल हेनरी के घर शुक्रवार रात के पारिवारिक रात्रिभोज से हुई। ये रात्रिभोज लगभग 50 वर्षों तक चले, जो पिता के जन्म से पहले शुरू हुए थे, और इनमें दूर के परिवार के सदस्य भी शामिल होते थे। ये रात्रिभोज पिता के शुरुआती सामाजिक कौशल के निर्माण में केंद्रीय थे। जब मैं बच्चा था तब भी यह अनुष्ठान कुछ समय के लिए होता था। मेरे दादा दादी हमेशा इसमें शामिल होते थे। पिताजी बर्कले या बाद में स्टैनफोर्ड से सीधे आते थे। कैरी का घर, जो अगर आज होता तो उसे हवेली कहा जाता,
1890 के दशक में चाचा हेनरी ने जैक्सन स्ट्रीट पर वैन नेस के पास बनवाया था। कई तरह के व्यंजनों वाले इस भोज में बहुत सी चर्चाएं और रात के खाने के बाद की बहसें शामिल होती थीं, जो अक्सर परिवार के कई सदस्यों को लड़ाई झगड़े में बदल देती थीं, जिसे मेरे दादाजी देखना पसंद करते थे। वहाँ बहुत सी छोटी उम्र की महिलाएं थीं, लेकिन अपनी पीढ़ी के एकमात्र पुरुष होने के नाते पिताजी चाचा हेनरी के खास पसंदीदा बन गए, जिसने इन आयोजनों को पिताजी के लिए विशेष रूप से यादगार बना दिया। एक युवा व्यक्ति के रूप में भीड़ में अलग दिखने का उनका एक मौका। रात के खाने के बाद पिताजी अपने माता पिता के साथ घर लौट आए और सोमवार की सुबह कॉलेज वापस चले गए। पिताजी के लिए स्टैनफोर्ड शानदार था, गर्म, सुंदर, शांत, प्रतिष्ठित। वह स्टैनफोर्ड में कैल या कहीं और की तुलना में अधिक सहज महसूस करते थे। 20 साल की उम्र में स्नातक होने के बाद और अभी भी असुरक्षित लेकिन स्टैनफोर्ड में सुरक्षित महसूस करते हुए वह स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस की तत्कालीन नई पहली कक्षा में रहे। फिर से चाची कैरी द्वारा गुप्त रूप से लिखे। पिता को कैरी की ओर से उनके लिए वित्तीय उदारता के बारे में कभी पता नहीं चला। कई अन्य परिवार के सदस्यों को पता था। कैरी और मेरे दादाजी का मानना था कि यह बेहतर था अगर उदारता का लाभार्थी यह सोचे कि यह एक ऐसे पिता से आया है जिसने अपनी बचत अर्जित की है, बजाय एक अमीर चाची से जिसने पैसे से शादी की है। स्टैनफोर्ड में तब निवेश वर्ग नहीं था जैसा कि अब है, लेकिन जैसा कि पिता ने अन्य लेखों में वर्णित किया है, तब एक वर्ग था जो स्थानीय व्यवसायों का दौरा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए यात्रा करता था। पिता के पास एक कार थी और उन्होंने प्रोफेसर बोरिस एम्मेट को ड्राइव करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। इसलिए उन्होंने एक साथ बहुत समय बिताया, जिसका पिता पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि स्टैनफोर्ड में बिताए गए अपने बाकी समय की तुलना में उन्होंने एम्मेट के साथ कार की उन यात्राओं से ज्यादा सीखा है। उन्होंने 1980 में फाइनेंशियल एनालिस्ट रिसर्च फाउंडेशन (FAF) के अपने मोनोग्राफ डेवलपिंग एन इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में इन सब का मुझसे बेहतर वर्णन किया है, इसलिए मैं इस पर विस्तार से बात नहीं करूंगा। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की अपनी मूल प्रस्तावना में उन्होंने अपने शुरुआती कारोबारी वर्षों का वर्णन किया है, इसलिए मैं उस पर भी विस्तार से बात नहीं करूंगा। मध्य जीवन। जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध आगे बढ़ा, पिता ने अपने व्यापारिक हितों को ठंडे बस्ते में डाल दिया और भर्ती हो गए। आदर्श तोप के चारे के लिए बहुत बूढ़े और बहुत पढ़े लिखे होने के कारण वे भाग्यशाली रहे। लंबे समय के गुरु एड हेलर ने उनसे पहले भर्ती हो गए और कुछ तार खींचे। किसी तरह पिता को तत्काल अधिकारी बना दिया गया और इसलिए उन्हें कभी भी अग्रिम पंक्ति में नहीं देखा गया। इसके बजाय उन्होंने पूरे मध्य अमेरिका में देश के पीछे से युद्ध लड़ा, सेना वायुसेना के लिए लेखा और वित्त का काम किए। पहले दिन वे एक लेफ्टिनेंट थे, जो उन्हें अजीब लगता था। वर्दी में ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग करते समय निचले रैंक के कर्मचारी उन्हें सलामी देते थे, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि कैसे जवाब दिया जा। वरिष्ठ कर्मचारी सम्मान और उचित व्यवहार की अपेक्षा करते थे, जिसे वे भी नहीं जानते थे कि कैसे दिया जा। समायोजित होने में समय लगा। उन्हें सेना से नफरत थी, इसे एक भयानक समय के रूप में सोचते थे। हालांकि उन्होंने आसानी से स्वीकार किया कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था। उन्हें रेजिमेंटेशन, स्वतंत्रता की कमी और आदेश दिए जाने से नफरत थी। जब वे लिटिल रॉक, अरकानसस में तैनात थे, तो उनकी मुलाकात मेरी माँ डोरोथी व्हाइट से हुई, जो वहाँ भी सेवा में थी। मेरी माँ कैम्डेन, अरकानसस से आई थीं, जो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के बाद के पालन पोषण के बहुत करीब है। पिताजी तुरंत मेरी माँ के लिए पागल हो गए और उनसे अपने रिश्ते के कुछ ही हफ्तों बाद शादी करने के लिए कहा। वह तुरंत सहमत हो गई। 1944 में मेरे सबसे बड़े भाई आर्थर का जन्म हुआ। माँ को जन्म से पहले और बाद में उनके चिकित्सा पर्यवेक्षण के लिए मेरे दादा के साथ रहने के लिए सैन फ्रांसिस्को भेजा गया था। वह पिताजी के डिस्चार्ज होने तक वहाँ रहीं, जिसके बाद वे घर लौट आए और अपने मोनोग्राफ में वर्णित अनुसार अपने व्यावसायिक हितों को नवीनीकृत किए। डोनाल्ड का जन्म 1947 में हुआ और मेरा 1950 में। डोनाल्ड और मेरे जन्म के बीच एक बेटी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से 20 मिनट दक्षिण में सैन मेटियो, कैलिफोर्निया में एक घर खरीदा, जहां वे अब रहते हैं। लेकिन वे घर से नफरत करने लगे, जबकि जिस एकड़ में घर बना था उससे प्यार करते थे। उन्हें नज़ारे, पेड़ और परिदृश्य बहुत पसंद थे।
पिताजी ने घर को गिरा दिया और वह घर बनवाया जिसमें मैं पला बड़ा और जहां वे और मेरी माँ हमेशा के लिए रहने लगे। निर्माण के दौरान हमने एक ब्लॉक दूर एक घर किराए पर लिया। जब घर पूरा हुआ तो वह बड़ा, पूरी तरह सफेद, साफ और सादा था। मेरे पिताजी के घर में हर चीज बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। सभी तरह की चीजें बिखरी हुई और बिल्कुल अपनी जगह पर थीं, नहीं तो वे पागल हो जाते। उन्हें यार्ड बहुत पसंद था। जीवन के बहुत बाद तक वे हर सप्ताहांत लगभग पूरा दिन यार्ड के निचले हिस्से में बिताते थे, जो लगभग जंगली था, लेकिन शानदार ओक के पेड़ों और जंगली फूलों से भरा हुआ था। वह अपने जंगली बगीचे की देखभाल करते और खरपतवार निकालते तथा उन सभी चीजों के बारे में चिंता करते जिनके बारे में उन्हें चिंता होती थी, चाहे वह शेयर बाजार हो, राजनीति हो, पारिवारिक मामले हो या कुछ और उनके लिए वह समय एक चमत्कार था जो उन्हें परेशान करने वाली हर चीज के लिए रामबाण था। जब उन्हें मनोभ्रंश शुरू हुआ, जिससे वे अक्सर गिर जाते थे, तभी उन्होंने बगीचे को छोड़ दिया। मेरे विचार से 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक पिताजी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय थे। 1958 में कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स प्रकाशित हुआ, जिसने उन्हें तुरंत राष्ट्रीय स्टार बना दिया। स्थानीय स्तर पर इसने उन्हें सैन फ्रांसिस्को निवेश समुदाय का डीन बना दिया। मुझे संदेह है कि किसी ने पहले किसी निवेश पुस्तक से इतनी तुरंत प्रतिष्ठा प्राप्त की होगी। निश्चित रूप से अपने युग से जुड़ा हुआ बेंजामिन ग्राहम के सुरक्षा विश्लेषण को प्रमुख बनने में बहुत अधिक समय लगा। 1960 में जिन स्थानीय नामों का बोलबाला था, उनमें डीन विटर शामिल थे, जिन्होंने उस महान और स्थानीय स्तर पर आधारित ब्रोकरेज फर्म की स्थापना की और उसका नेतृत्व किया। लेकिन डीन विटर के लिए न्यूयॉर्क मक्का था और जनता पहले से ही समझ चुकी थी कि ब्रोकर पैसे का प्रबंधक नहीं होता। सैन फ्रांसिस्को यहूदी मूल के तत्कालीन प्रसिद्ध गेराल्ड लोएब और ब्रोकर भी भले ही राष्ट्रीय स्तर पर बड़े थे, लेकिन वे बहुत पहले ही न्यूयॉर्क चले गए थे और स्थानीय लिंक हो चुके थे। सीधे शब्दों में कहें तो 1960 तक सैन फ्रांसिस्को में पिता के नाम जितना प्रसिद्ध कोई निवेश सलाहकार नाम नहीं था। आज से अलग उत्तरी कैलिफोर्निया की सभी निवेश गतिविधियां भौगोलिक रूप से सैन फ्रांसिस्को में मोंटगोमरी और बुश स्ट्रीट के आसपास के कुछ ब्लॉकों में केंद्रित थी। उस क्षेत्र में पिता की प्रतिष्ठा थी, जिसकी वे अपने असुरक्षित बचपन में केवल कल्पना ही कर सकते थे। कैलिफोर्निया राज्य कानून में तब एक प्रावधान था, जो अभी भी मौजूद है, जिसके तहत एक सलाहकार जो 15 से कम ग्राहक रखता था और खुद को निवेश सलाहकार के रूप में जनता के सामने पेश नहीं करता था, उसे प्रतिभूति और विनिमय आयोग पंजीकरण से बचने और मुनाफे के 1% के लिए मुआवजे के लिए अनुबंध बनाए रखने की अनुमति थी, जिसे अन्यथा 1940 में अवैध बना दिया गया था। एक बिंदु जो आज अधिकांश निवेशक सराहना नहीं करते हैं। इससे पहले घोटालेबाज कलाकार ग्राहकों की तलाश करते थे। आधे को एक काम करने के लिए कहते थे, दूसरे को इसके विपरीत करने के लिए कहते थे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए लाभ का 20% चार्ज करते थे और चाहे कुछ भी हुआ हो, प्रसार का 10% उठाते थे। इसलिए लाभ प्रतिशत अनुबंध सभी निवेश सलाहकारों के लिए 40 साल से अधिक समय तक अवैध थे, जब तक कि उस व्यक्ति के पास 15 से कम ग्राहक न हो और उसने निवेश सलाहकार के रूप में विज्ञापन न दिया। और यह इस तरह से था कि पिता ने सैन्य सेवा से लौटने पर अपने व्यवसाय को संरचित किए। कॉमन स्टॉक्स और अनकॉमन प्रॉफिट से मिली प्रसिद्धि के साथ वह आसानी से कुछ बहुत अमीर स्थानीय परिवारों को ग्राहक के रूप में बनाए रख सकते थे, जो उन्हें अच्छा भुगतान करते थे और फिर भी उन्हें समर्थन देने के लिए किसी वास्तविक संगठन की आवश्यकता नहीं थी। इससे उन्हें दूसरों से बेहतर महसूस करने की अनुमति मिली, जिन्हें अधिक सार्वजनिक ग्राहकों की आवश्यकता थी और एक बहुत ही निजी व्यक्ति बने रहना था, जो उनकी सामाजिक अजीबता और असुरक्षा के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता था। अपनी प्रसिद्धि और बदनामी के बावजूद वह हमेशा सार्वजनिक सुर्खियों में असहज महसूस करते थे और इससे बचते थे। 1945 में वापस लौटे हर्बर्ट डगल को स्टैनफोर्ड ने काम पर रखा और उन्होंने ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस का पहला समर्पित निवेश पाठ्यक्रम शुरू किया। पूरे इतिहास में केवल 3 लोगों ने कभी यह पाठ्यक्रम पढ़ाया। डगल ने इसे 1946 से 1968 तक पढ़ाया, कुल मिलाकर 22 साल। 1961 और 1962 में 2 साल के अवकाश को छोड़कर जब पिता ने अंशकालिक अस्थायी आधार पर पाठ्यक्रम पढ़ाए। पिता के छात्रों में जैक मैकडोनाल्ड भी थे, जिन्हें 1968 में स्टैनफोर्ड ने काम पर रखा था और तब से वे पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं।
जब डगल दूर थे तो यह काफी हद तक मेरे पिता की प्रतिष्ठा थी जो कॉमन स्टॉक्स और अनकॉमन प्रॉफिट से प्राप्त हुई थी और उनके पूर्व छात्र होने की स्थिति के कारण उन्हें चुना गया था। पिता को यह पसंद था। इसने स्टैनफोर्ड के साथ उनके युवा प्रेम संबंध को पुनर्जीवित कर दिए। अगर डगल वापस नहीं आए होते तो मैं अपने पिता को हमेशा के लिए अंशकालिक रूप से वह पाठ्यक्रम करते हुए देख सकता था। लेकिन डगल वापस लौट आए और 1968 में जैक मैकडोनाल्ड ने कार्यभार संभाला। जैक की गवाही के अनुसार यह पिता ही थे जिन्होंने उन्हें बाजारों में दिलचस्पी दिखाई। इससे पहले जैक एक युवा हेवलेट पैकार्ड इंजीनियर थे जिन्होंने पिता से मिलने के बाद अपने जीवन के काम की दिशा बदल दी। जैक ने तब से कहा है कि पिता का प्रमुख योगदान, जैसा कि कॉमन स्टॉक्स और अनकॉमन प्रॉफिट्स के माध्यम से देखा जाता है, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सतत विकास के मॉडल को प्रतिस्पर्धी लाभ की अवधारणा से जोड़ा। आज यह एक बहुत ही मानक पैकेज है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। कुछ मायनों में जैक पिता को स्टॉक मार्केट इनोवेटर या ऑपरेटर की तुलना में एक मौलिक रणनीतिकार के रूप में अधिक देखते हैं। वैसे भी स्टैनफोर्ड के प्रति श्रद्धा रखने वाले और इसके MBA का बहुत सम्मान करने वाले और जो सोचते हैं कि इसके स्नातक निवेश पाठ्यक्रम को लेने वालों को फायदा हुआ। ध्यान दें, बहुत लंबे समय तक यह पाठ्यक्रम या तो आपके हाथ में मौजूद पुस्तक के लेखक द्वारा 2 साल तक पढ़ाया जाता था या उनके शिष्य द्वारा, और इससे पहले केवल एक ही व्यक्ति द्वारा पढ़ाया जाता था। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स के लिए यह एक वसीयतनामा है जिसे बहुत कम पाठक सराहते हैं या जानते हैं। बहुत लंबे समय तक, जब तक कि मैं अस्थायी रूप से पुस्तक के अधिकारों का मालिक नहीं बन गया और फिर बाद में जैक मैकडोनाल्ड के साथ एक मूर्खतापूर्ण लड़ाई में शामिल नहीं हो गया, जो मेरी गलती थी। जैक ने हमेशा पाठ्यक्रम के लिए औपचारिक या अनौपचारिक स्टैनफोर्ड पाठ्य पुस्तक के रूप में कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स का उपयोग किया। वर्षों से, हर साल नहीं, लेकिन कई वर्षों तक पिता जैक के अनुरोध पर एक वार्षिक व्याख्यान देने और जैक की कक्षा में सवालों के जवाब देने के लिए स्टैनफोर्ड चलेगा। मई 2000 में, कई वर्षों की अनुपस्थिति के बाद और पिताजी के मनोभ्रंश में चले जाने के बाद, जैक ने उन्हें वापस आकर व्याख्यान देने के लिए कहा। मुझे डर था कि पिताजी खुद को शर्मिंदा कर लेंगे क्योंकि मैं जानता था कि वे पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे। लेकिन पिताजी ने इस अवसर का लाभ उठाया और लंबे समय में अपने सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन बिताया। एक शानदार व्याख्यान दिया और सभी आने वालों के सभी सवालों के जवाब दी। जैक द्वारा पिता का गर्मजोशी से किया गया परिचय सहित पूरी बात आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टर डाइजेस्ट के खंड 15 संख्या 7 में शब्दशः पुनः प्रकाशित की गई। जैसे जैसे पिता को मनोभ्रंश हुआ, वे धीरे धीरे अपने पुराने व्यवसायों की यादों को भूलते गए। अधिकांशतः वे उन्हें जितना पहले से जानते थे उतना ही उन्हें वे याद रहते थे, और सबसे हाल के परिचित सबसे पहले स्मृति से फीके पड़ जाते थे। उदाहरण के लिए, उन्हें 1950 के दशक के कई लोग याद थे, जबकि वे 1970 के दशक के लगभग सभी लोगों को भूल चुके थे। मनोभ्रंश ऐसा ही होता है, लेकिन अधिक भावनात्मक यादें मन में गहराई से समाहित होती है। और जैक मैकडोनाल्ड, जिनसे पिता की मुलाकात 1961 में हुई थी, अपने 72 साल के करियर में 33 साल उनकी यादों से मिटने वाले आखिरी व्यावसायिक व्यक्तियों में से एक थे, जो दर्शाता है कि मैकडोनाल्ड उनके लिए कितना मायने रखते थे। 1960 के दशक के बीतने के साथ ही पिताजी की सार्वजनिक छवि में दिलचस्पी कम होती गई और वे शांत रहने में अधिक रुचि लेने लगे। वे खुद को व्यवसायों का एक महान न्यायाधीश मानते थे और काफी हद तक थे भी, लेकिन वे जानते थे कि यह एक निजी गतिविधि थी। उन्होंने कुछ स्थानीय अनुरोधों का जवाब दिया, लेकिन उनमें से अधिक को अस्वीकार कर दिया, और वे फिर कभी सार्वजनिक रूप से प्रकट होने के लिए यात्रा नहीं करेंगे। 1970 में 63 वर्ष की आयु में भी उनके सिर पर एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था। उसी वर्ष मेरे सबसे बड़े भाई आर्थर, जो प्रशिक्षण से एक चर्च इतिहासकार और बहुत अच्छे इतिहासकार थे, उनके साथ काम करने चले गए। 2 साल बाद मैं भी उनके साथ जुड़ गया। पिताजी का सपना था कि हम कुछ साल काम करेंगे और फिर धीरे धीरे उनके व्यवसाय को संभाल लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मुझे यह समझने में केवल 1 साल लगा कि ऐसा क्यों हुआ। पिता बहुत ही बारीकी से काम करते थे और इतने केंद्रित और सामाजिक रूप से इतने अजीब और असुरक्षित थे कि वे किसी भी तरह से काम सौंपने में बिल्कुल असमर्थ थे। इसलिए आर्थर और मैं कभी भी सार्थक योगदानकर्ता के रूप में विकसित नहीं हो सके।
मैं स्वाभाविक रूप से बहुत ऊर्जावान, विद्रोही और लोगों के प्रति भावनात्मक रूप से बहुत क्रूर था। और जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि पिता कभी भी काम नहीं सौंप सकते, मुझे पता था कि मुझे अपने दोनों के लिए उनसे दूरी बनानी होगी। अन्यथा मेरे लिए कोई अवसर नहीं था और या तो वे मुझे चोट पहुंचाते या मैं उन्हें चोट पहुंचाता या दोनों को। आर्थर को छोड़ने में 4 साल लग गए और शुरू में वे मेरे साथ जुड़ने के लिए चले गए, लेकिन एक बड़े भाई के लिए अपने छोटे भाई के साथ जूनियर पार्टनर के रूप में जुड़ना मुश्किल है और ऐसा नहीं होना था। इसलिए आर्थर ने उद्योग छोड़ दिया और मैं अलग रहा, बातचीत करता रहा लेकिन पिता से दूर रहा। कॉमन स्टॉक्स और अनकॉमन प्रॉफिट्स के आने के बाद ये साल पहली वास्तविक निराशाएं थी। इनमें 1973 से 1974 का क्रूर मंदी का दौर और पिता के शरीर का थोड़ा धीमा पड़ना शामिल था। 1977 में वे 70 वर्ष के थे और हालांकि वे इसे कभी स्वीकार नहीं करते थे और उस उम्र के व्यक्ति के लिए अभी भी असाधारण रूप से ऊर्जावान थे, लेकिन वे पहले की तरह उत्साहित नहीं थे और पहली बार उनमें उम्र बढ़ने के शुरुआती लक्षण दिखने लगे थे। उनके बाल पतले हो रहे थे और अब आंशिक रूप से भूरे हो गए थे। दोपहर में प्रायद्वीप में ट्रेन की सवारी करते समय वे नियमित रूप से सोने लगे। कभी कभी दोपहर में वे अपनी डेस्क पर सो जाते थे। उनका समय आ गया था, लेकिन वे हार नहीं मान सकते थे। इन वर्षों के दौरान उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपनी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इसके लिए वे अपनी कुछ संपत्तियों में से सबसे कमजोर संपत्ति को हटा देंगे और उच्च गुणवत्ता वाली और भी कम संपत्ति अपने पास रखेंगे। पीछे मुड़कर देखें और बिना यह समझे कि वे जो कर रहे थे वह ब्रह्मांड को कम कर रहा था, जिसके लिए घटती ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए उनके ध्यान की आवश्यकता थी। अपने करियर की शुरुआत में उनके पास शायद 30 शेयर रहे होंगे, कुछ बड़े स्थापित शेयर, कुछ मध्यम आकार के शेयर जिन्हें उन्होंने छोटी कंपनियों के तौर पर खरीदा था और अभी भी दशकों तक अपने पास रखेंगे, कुछ छोटे शेयर जिनके लिए उन्हें बहुत उम्मीदें थीं और मुट्ठी भर प्राइवेट प्लेसमेंट, वेंचर कैप जैसे शेयर जो छोटी मात्रा में थे जिन्हें वे केक की बजाय आइसिंग के तौर पर देखते थे। 1970 के दशक के मध्य में उन्होंने लगातार और धीरे धीरे उन शेयरों को बेच दिया जिनके बारे में उन्हें कम लगता था और अपने पसंदीदा शेयरों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे 1990 तक उनके पास 6 शेयर और 2000 तक उनके पास 3 शेयर रह गए। इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं रहा। सभी निवेशकों को मेरी सलाह है कि जब आप बूढ़े हो जाए तो किसी भी तरह का निवेश निर्णय लेना बंद कर दें, चाहे आपके लिए बूढ़ा का कोई भी मतलब बूढ़े होने से पहले रुक जाए। मैंने महान निवेशकों को बूढ़ा होते देखा है और कोई बूढ़ा महान निवेशक नहीं होता। ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जो महान थे, लेकिन निवेश की प्रक्रिया बुढ़ापे और भविष्य की महानता को एक साथ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बुढ़ापा पहले की महानता से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जो अंततः मूर्खतापूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है। चिकित्सा में वृद्धावस्था की नाजुकता भविष्य की नई पहचान वाली बीमारी के रूप में एक महान सीमा है, लेकिन अब यह सभी पुराने महान निवेशकों को रोकती है। कोई भी महान 80 वर्षीय निवेशक नहीं है। अपने बाद के वर्षों में पिता अच्छी तरह से बात कर सकते थे और अच्छी तरह से सोच सकते थे, लेकिन उनके पास महान निर्णयों के लिए स्पष्टता नहीं थी और उनकी बिक्री लगातार गलत समय पर होती थी। जीवन के उत्तरार्ध में वह ऐसी बातें कहते थे जैसे वह 30 साल तक रखने के लिए स्टॉक की तलाश कर रहे थे, जो एक 85 वर्षीय व्यक्ति के लिए मूर्खतापूर्ण लगता था। लोग अक्सर इसे आकर्षक मानते थे, जो कि बहुत मूर्खतापूर्ण भी था। मुझे लगता है कि बहुत से अन्य लोग जानते थे कि वह ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे यह पसंद था और वह इसे छोड़ नहीं सकता था, भले ही यह उसके लिए आर्थिक रूप से अच्छा न हो। लेकिन मैं सहित सभी लोग उसे पसंद करते थे। मुझे क्या परवाह थी? अगर इससे उसे खुशी मिलती थी तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ लोग देख सकते थे कि वह कुछ हद तक उस व्यक्ति की तरह था जो खेलने के लिए बहुत बूढ़ा होने पर बल्ले और दस्ताने के साथ बॉलपार्क में घूमता रहता है। जीवन के आखिरी पड़ाव में की गई उसकी कुछ खरीदारी सफल नहीं रही। अगर वह 80 या 70 की उम्र में कुछ भी करना छोड़ देता तो वह आर्थिक रूप से बहुत बेहतर होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बेचकर इंडेक्स फंड में जाता या मरने तक अपने पास जो कुछ भी था उसे रखता जैसा कि था। उसके निर्णयों ने लगातार मूल्य को कम किया। निवेशकों के लिए उसका लंबे समय से प्रचलित नुस्खा था कि अच्छी कंपनियां खरीदे और उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखे, और उसके पास अच्छी कंपनियां थी।
अगर उन्होंने जीवन के आखिरी पड़ाव में अपने नुस्खे का पालन किया होता और अपने चरम के बाद छेड़छाड़ और सुधार करने की कोशिश नहीं की होती, तो वे अपनी मृत्यु तक अपनी संपत्ति को बनाए रख सकते थे और जितना उन्होंने किया उससे कहीं बेहतर कर सकते थे। मुझे वह सब याद नहीं है जो उनके पास था, लेकिन मुझे मुख्य होल्डिंग्स याद है। 1973 में जब बाजार अपने चरम पर था, तब उनके पास बड़ी मात्रा में डाउ केमिकल, एफएमसी कॉरपोरेशन, मोटोरोला और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी बड़ी कंपनियां थी। बड़ी मात्रा में मध्यम आकार की कंपनियों में उनके पास रेकेम और रेनॉल्ड्स थे। उन 6 शेयरों ने तब उनकी कुल संपत्ति का 2/3 हिस्सा बनाया था। सबसे बड़ी पोजीशन मोटोरोला, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और रेकेम थी, और अगर उन्होंने 2000 से 2002 के मंदी के बाजार के कहर के बावजूद अब तक उन सभी को अपने पास रखा होता, तो वे बहुत अच्छा कर सकते थे। लेकिन मोटोरोला को छोड़कर वे सभी बिक गए और हर मामले में समय बहुत खराब था। ऐसा कुछ जो वे युवा होने पर नहीं करते। छोटी फर्मों में उनके पास कई कंपनियां थीं। सभी का चयन 1968 और 1973 के बीच हुआ था, और 1973 के बाद उनमें से कुछ ने उनके लिए अच्छा प्रदर्शन किए। अब तक की सबसे शानदार हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग डेटा सिस्टम्स में वेंचर कैपिटल होल्डिंग थी, जो सार्वजनिक हो गई और फिर 1980 के दशक में अधिग्रहित कर ली गई और जिसमें उन्होंने अपने पैसे से 100 गुना अधिक कमाए। उनमें से सबसे पुरानी कंपनी रोजर्स कॉरपोरेशन के वे अभी भी मालिक है। मोटोरोला के वे अभी भी मालिक है। जीवन के अंतिम वर्षों में वे उन कंपनियों को बेचने लगे जो लंबे समय से खराब थीं, और अक्सर उनके फिर से चालू होने से ठीक पहले। उन्होंने ऐसा खास तौर पर 1980 के दशक में एफएमसी और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और 1990 के दशक में रेकेम के साथ किए। 1970 के दशक में भी उनके दिमाग में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे समझ में नहीं आए। उनके पिता ने 1959 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक चिकित्सा का अभ्यास किया था। कुछ ही वर्षों में मेरे दादाजी को वह बीमारी हो गई जिसे आज संभवतः अल्जाइमर या किसी प्रकार का मनोभ्रंश कहा जाता है। वह जल्दी ही बिगड़ने लगे, टूटने लगे और फिर चल बसे। लेकिन पिता का विश्लेषण अलग था। उन्हें लगा कि उनके पिता इसलिए टूट गए क्योंकि उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो वे भी टूट जाएंगे और मर जाएंगे। और इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें खुद को आगे बढ़ाना होगा। अपने शेष जीवन के लिए काम ही जीवन था। धीरे धीरे उन्होंने खुद को कम करने में सक्षम होने के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद को जितना हो सके उतना करने के लिए प्रेरित किया और इसमें उल्लेखनीय काम किए। उन्होंने जीवन को एक मांसपेशी की तरह देखा। यदि आप इसे कड़ी मेहनत करते हैं तो यह आपके लिए काम करती रहती है, लेकिन अगर आप इसे ढीला छोड़ देते हैं तो यह कमजोर हो जाएगा और उसके दिमाग में यह क्षय और मृत्यु की ओर ले जाएगा। यहाँ तक कि जब अंततः उसके मनोभ्रंश ने उसे पूरी तरह से काम करना छोड़ने के लिए मजबूर किया, तब भी वह इससे बहुत नाराज था और उसे लगता था कि यह उसकी मौत का कारण बनेगा, बजाय इसके कि वह इसे दूसरे तरीके से देखे कि उसका मनोभ्रंश उसे नीचे गिरा रहा था, चाहे वह काम करे या न कर। मनोभ्रंश का निदान होने के बाद भी वह काम करता रहा। अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हर महीने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता रहा। 1999 में जब मनोभ्रंश ने उसे कमजोर तो किया लेकिन रोका नहीं, मैंने उसका दफ्तर उसके घर में, अपने पुराने बेडरूम में, उसके पुराने दफ्तर में बची हर चीज को शामिल करके ले आए। उसने अपने कुछ बचे हुए ग्राहकों को अपनी स्थिति के बारे में बताया और वे उसके साथ रहे, लेकिन वह अपनी कमजोर याददाश्त को सिर्फ 18 महीने और रोक सका। 2000 में उसने पूरी तरह से हार मान ली। अगले साल तक वह मुझसे लगातार बात करता रहा, एक और किताब लिखने के बारे में पूछता रहा, कैसे व्यवसाय में वापस आओ, क्या वह स्टैनफोर्ड की तरह व्याख्यान देने के लिए विश्वविद्यालयों में यात्रा कर सकता है। उसने एक और किताब लिखने की भी कोशिश की, जिसे उसने पिछले 25 सालों में मैंने क्या सीखा नाम से लिखा था, लेकिन वह वास्तव में केवल 7 पृष्ठ ही लिख पाए। लगभग हर महीने उसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही थी और उसकी मानसिक क्षमता लगातार कम होती जा रही थी। बीमारी की तरह वह एक सुबह योजनाओं के बारे में बात करता और दोपहर तक उन्हें भूल जाता। जब 72 साल बाद उसका करियर खत्म हो गया तो वह शुरू में बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसकी आत्मछवि उसके करियर के कामकाज से बहुत जुड़ी हुई थी। जैसा कि मेरी दिवंगत सास कहा करती थी,
बुढ़ापा डरपोकों के लिए नहीं है। उससे बार बार मिलते थे और समय के साथ विचारों की अदला-बदली करने की पेशकश करते थे। वह दूसरे व्यक्ति को बताते थे कि उन्हें किस चीज में दिलचस्पी है और दूसरे व्यक्ति को बताते थे, और फिर समय के साथ अगर उन्हें कोई दिलचस्प चीज दिखती थी तो वे विचारों की अदला-बदली करते थे। इन लोगों ने दशकों में अपने पिता को कई विचार दिए, फिर भी वह 15 बिंदुओं के सापेक्ष जो चाहते थे उसमें इतने स्पष्ट थे और कुछ और करने पर इतने केंद्रित थे कि अपने पूरे करियर में उन्होंने किसी एक व्यक्ति का अनुसरण केवल एक बार ही स्टॉक में किया। उसी व्यक्ति के अन्य विचारों को उन्होंने अनदेखा कर दिया क्योंकि वे उनके दिमाग में कभी भी काफी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल सही नहीं थे। उन्होंने 2 विशेष व्यक्तियों के विचारों का 2 बार अनुसरण किए। दोनों में से एक के विचार दोनों बार पैसे खोने वाले थे। एकमात्र व्यक्ति जिसका उन्होंने 3 बार अनुसरण किया वह मैं था। उन्होंने मेरे 3 स्टॉक विचारों को अपने क्लाइंट बेस में और अपने और मेरी मां के लिए पूरी तरह से अपनाया और उनमें से प्रत्येक पर 1000% से अधिक लाभ कमाए। वे अब तक किसी एक व्यक्ति से अपनाए गए सबसे अधिक विचार थे और उन्होंने उन सभी के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे सभी विचार 1970 के दशक के मध्य से लेकर बाद के वर्षों में आए। उनके करियर के अंतिम चरण में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, वह समय था जब उनकी सफलताएं कम होती जा रही थीं और इसलिए उन्हें दोगुना मूल्यवान माना जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वह कौन थे। उन 3 स्टॉक विचारों में से 2 के बारे में उन्होंने मुझे कभी नहीं बताए। तीसरा, 15 साल से भी अधिक समय बाद, जब मैं 40 के दशक में था, उन्होंने मुझे एक छोटा नोट भेजा जिसमें बताया कि मैंने इसके साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। तब भी वह इसके मालिक थे और सालों बाद भी। जब मैंने उन्हें अन्य 2 विचार याद दिलाए तो उन्होंने उन्हें स्वीकार किया लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। कोई बधाई नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की तुलना में उनसे कम डरता था। इसलिए मैंने कभी कभी उन्हें मौखिक रूप से डांटा। जो मैंने तब किया था, यह पूछते हुए कि उन्हें और किससे 3 सफल निवेश विचार मिले थे। किस तरह का आदमी? पिता विरल, संयमी, गंभीर और शब्दों के खेल से जुड़ी अजीबोगरीब हास्य भावना वाले थे। उन्हें चुटकुले पसंद थे और किसी और के चुटकुले को वे 2/3 चुटकुले या पीयू कहते थे। जब मैं बच्चा था तो मेरे सभी दोस्त उनसे बहुत डरते थे क्योंकि उनकी एक ऐसी ठंडी निगाह थी जो आपको अंदर तक चुभ जाती थी। अगर आप उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते थे तो वे आपको बहुत डरा देते थे। काले बाल, गहरा रंग, बहुत बड़ा नहीं, वास्तव में लगभग दुबला, लेकिन डरावना दिखने वाला, और अक्सर काले कपड़े पहने हुए। अगर वे 20 साल छोटे और 75 साल पहले होते तो वे पश्चिमी फिल्मों में पतले, काले बालों वाले, काले कपड़े पहने, बुरे आदमी बंदूकधारी की आदर्श छवि की तरह दिखते। आप उन्हें यह कहते हुए कल्पना कर सकते हैं, बस एक चाल और मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन उन्होंने किसी की भी बुरी नहीं की। वे मतलबी नहीं थे, वे बस मतलबी दिखते थे। उन्हें एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं थी। फिर भी बच्चे उनके इर्द गिर्द चुपके से घूमते थे और उनसे बचने के लिए तेजी से भागते थे। फिर से, वे मतलबी नहीं थे, लेकिन वे गर्मजोशी से भरे और प्यारे भी नहीं थे। और उन्होंने कभी भी मेरे सबसे बड़े भाई को छोड़कर किसी की प्रशंसा नहीं की जिसे वे जन्म से ही प्यार करते थे। सच तो यह है कि मुझे हमेशा से पता था कि मेरे पिता मुझे बहुत सम्मान देते थे, शायद उन सभी लोगों से ज्यादा सम्मान जिससे उन्होंने कभी बातचीत की। भले ही वे इसे अजीब तरीकों से प्रदर्शित करते थे और अक्सर बिल्कुल भी नहीं। उदाहरण के लिए, एक बार जब मैं 16 साल का था, जिसे मैं बहुत स्पष्ट रूप से याद करता हूँ, को छोड़कर उन्होंने कभी भी किसी भी चीज के बारे में सीधे तौर पर मेरी प्रशंसा नहीं की, जब तक कि मैं अपने 40वें वर्ष में नहीं पहुंच गए। जब मैं छोटा था तो यह मुझे परेशान करता था, लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया। वे ऐसे ही थे, वे बस प्रशंसा करने वाले नहीं थे। वह दूसरों को बताते थे कि उन्हें मुझ पर कितना गर्व है, लगभग शेखी बघारते हुए, और मैं उनसे यह सुनता था, लेकिन वह मुझे कभी नहीं बता सकते थे। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें इस बात का पछतावा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है। इस तरह का संचार मेरे पिता के लिए मुश्किल था। मैं आपको उनके करियर के एक हिस्से का वर्णन करके इसे समझने में मदद करूंगा। कंप्यूटर स्क्रीनिंग की दुनिया से दशकों पहले, उनके पास नए स्टॉक के लिए नए विचार खोजने के लिए एक पद्धति थी।
उन्होंने यह बताया कि कोई भी युवा निवेश व्यक्ति उनसे सिर्फ एक बार मिलने और निवेश के बारे में बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है। आमतौर पर वह उस व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखते थे, लेकिन अगर उन्हें लगता कि वह व्यक्ति असामान्य रूप से सक्षम है तो वह उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कोई नहीं था, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने बताया कि मुख्य बात यह थी कि उन्हें पता था कि किन विचारों का अनुसरण करना है और किन का त्याग करना है, और उन्होंने मेरे किसी भी बुरे विचार का अनुसरण नहीं किया। इससे मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने जवाब दिया कि उन्होंने बहुत से अन्य लोगों के बुरे विचारों का अनुसरण किया है, और फिर वह मुझ पर गुस्सा हो गए और हमने लगभग 1 महीने तक बात नहीं की। फिर वह भूल गए कि वह कभी मुझसे नाराज थे और यह विषय फिर कभी नहीं उठा। वह ऐसे ही थे, शांत, ठंडे, कठोर, सख्त, अनुशासित, गैर सामाजिक, कभी हार न मानने वाले, बाहर से हमेशा आश्वस्त लेकिन अंदर से अक्सर डरे हुए और अद्भुत। मुझे पता है कि वह मेरा सम्मान करते थे, लेकिन जिन लोगों का वह सबसे अधिक सम्मान करते थे उनसे सीधे संवाद करने में उन्हें सबसे अधिक कठिनाई होती थी। उनकी दिनचर्या कैसी थी? 1958 में जब कॉमन स्टॉक्स और अनकॉमन प्रॉफिट्स प्रकाशित हुए, पिताजी देर दोपहर काम से घर आते, कपड़े बदलते, परिवार के साथ औपचारिक रूप से भोजन करते और फिर लिविंग रूम में चले जाते, जहां वे कभी कभी व्यावसायिक सामग्री पढ़ते, लेकिन आमतौर पर लाइब्रेरी की हत्या की रहस्यमय कहानियां पढ़ते। सोने के समय था। जब मैं एक बच्ची थी तो वे हमारे सोने के समय पर ब्रेक लेते और मेरे भाइयों और मुझे सोने की कहानियां सुनाते, जो वे हम पर लुटाते, मेरे भाइयों की तुलना में मुझ पर ज्यादा, क्योंकि मुझे वे ज्यादा पसंद थी। कभी कभी वे वीर व्यक्तियों या घटनाओं के बारे में गैर काल्पनिक इतिहास होते थे, जैसे जोन ऑफ आर्क, अमेरिकी क्रांति, पॉल रेवरे की सवारी, नेपोलियन का जीवन। अन्य उनकी खुद की रचना की काल्पनिक कहानियां होती थीं, कुछ ऐसा जिसे वे अंततः बच्चों की किताबों में बदलना चाहते थे, लेकिन कभी नहीं कर पा। वे सभी बेहतरीन थी। मेरे और मेरे भाइयों के अलग अलग बेडरूम थे, और पिताजी जिस किसी को भी कहानी सुना रहे होते थे उसके बिस्तर के किनारे पर बैठते थे। हम में से एक या उससे ज्यादा लोग पास में ही फर्श पर ले जाते थे, और जब हम सो जाते थे तो वे हमें बिस्तर पर ले जाते थे। वे और माँ लगभग 10 बजे सो जाते थे। सुबह वे हम बच्चों को 7:30 बजे एक पुरानी नीली ओल्ड्समोबाइल में स्कूल ले जाते थे और सैन मेटियो के ट्रेन स्टेशन से आधा मील दूर एक जगह पर ले जाते थे। वे स्टेशन तक पैदल जाते थे और रेलगाड़ी से सैन फ्रांसिस्को पहुंचते थे। सुबह सुबह सैन मेटियो के खुदरा विक्रेता उन्हें फ्लैश कहने लगे क्योंकि वे बहुत तेज चलते थे, पावर वॉकिंग से बहुत पहले की दुनिया में आगे की ओर झुके हुए। उनका मानना था कि अगर बारिश तेज नहीं होती तो इससे कोई फायदा नहीं होता, और अगर चलना तेज नहीं होता तो माइलेज की बर्बादी होती। उन्हें रेलगाड़ी बहुत पसंद थी और वे बचपन से ही ट्रेन चलाते आ रहे थे। उनकी सुबह की ट्रेन 8 बजे रवाना होती थी। यह 3rd और टाउनसेंड स्ट्रीट पर सैन फ्रांसिस्को डिपो पर 8:30 बजे अपने वर्तमान स्थान से 1 ब्लॉक पहुंचा। ट्रेन में वह हर दिन व्यावसायिक सामग्री पढ़ता था। अगर कोई उससे बात करने के लिए आता तो वह उन्हें बताता कि वह काम में व्यस्त है, जो वह था, और फिर पढ़ता रहा। कूल, एकांत। फिर वह बुश और सैनसम स्ट्रीट के कोने पर मिल्स टावर में अपने कार्यालय तक 1 मील पैदल चला। अगर कोई उसके साथ चलना चाहता था तो वे नहीं चल सकते थे, क्योंकि वह इतनी तेज चलता था कि वे उसके साथ नहीं चल सकते थे। कूल, एकांत। अपनी ही रचना का एक तरह का बंदूकधारी। मिल्स टावर में वह लिफ्ट से 18वीं मंजिल पर गया और अपने कार्यालय में प्रवेश किए। अकेले। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1970 तक स्वीट 1810 में रहे, जब वह स्वीट 1820 में चले गए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर स्लिप वेल के डस्ट जैकेट के पीछे के कवर पर मौजूद तस्वीरें दोनों कार्यालयों में थीं, और वे आज मेरे कॉरपोरेट मुख्यालय के एक सम्मेलन कक्ष की दीवार पर लगी हुई है। इतने सालों में उनका फर्नीचर कभी नहीं बदला। वही डेस्क जो अब मेरे बचपन के पुराने बेडरूम में है, कुर्सियां और हर तरह की सजावट। 40 सालों तक इनमें से कुछ भी नहीं बदला और सब कुछ स्पार्टन था। वह स्पार्टन था। वहां उसकी विलासिता, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी का नजारा। जब वह 1820 में गया तो उसे 2 दिशाओं में खाड़ी के नजारों वाला कॉर्नर स्वीट मिला, जो बहुत ही शानदार था। 1950 के दशक में मिल्स टावर
रस बिल्डिंग के साथ शहर की 2 सबसे ऊंची दफ्तर इमारतों में से एक थी। जब वह 1970 में स्वीट 1820 में गया तो दोनों दिशाओं में दोनों खिड़कियों से खाड़ी का नजारा साफ दिखाई देता था। 1980 के दशक के मध्य तक जब मैंने उसे वहां से हटाया तो वह सड़क के उस पार किसी भी दिशा में ऊंची दफ्तर इमारतों के अलावा कुछ नहीं देख सकता था। 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को में ऑफिस बिल्डिंग बूम के कारण शहर उनके इर्द गिर्द ही विकसित हुआ और खाड़ी के नज़ारे की कमी के कारण वहां रहने के लिए उनका जुनून फीका पड़ गए। हर रात वह 1 मील पैदल चलकर ट्रेन स्टेशन जाते और घर लौटते समय और पढ़ते। हालांकि अपने जीवन के आखिरी दिनों में, जैसा कि पहले कहा गया था, वह दोपहर में ट्रेन में बहुत सो जाते थे। वह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते और 4 बजे घर वापस आ जाते। जब बारिश होती तो वह बस लेते और उसे इससे नफरत होती। बस ने उन्हें हर तरह के सड़क पर रहने वाले लोगों के साथ नजदीकी संपर्क में ला दिया। आखिरकार कोई भी बस में चढ़ सकता है, और यहाँ तक कि सबसे अच्छे लोगों के साथ भी, और वह लोगों से घुलने मिलने वाला व्यक्ति नहीं था। वह वहाँ असहज महसूस करते थे। ज्यादातर व्यावसायिक सफलताओं की तुलना में उन्होंने कभी भी बहुत लंबे समय तक या इतनी मेहनत या उन्मत्तता से काम नहीं किए। शुरू में मैं इस बात पर आश्चर्यचकित था कि कोई व्यक्ति इतने कम घंटे काम करके या इतने कम प्रयास करके भी इतनी अच्छी तरह से कैसे सफल हो सकता है, लेकिन यह उसकी प्रतिभा के कारण था। कई बार वह लेजर बीम की तरह दिखता था और देखने में सुंदर लगता था। आपको अपने करियर में बहुत कुछ हासिल करने के लिए ऐसे कुछ ही समय की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि आप अन्य समय में बहुत अधिक गड़बड़ न करें। उसके पास एक था और दूसरा नहीं, और इसी वजह से यह काम चल गए, और वह हमेशा अकेला रहता था। जब तक मेरा भाई 1970 में उसके साथ काम करने नहीं गया, तब तक उसके आसपास कभी भी एक अंशकालिक सचिव से अधिक नहीं रहा जो सप्ताह में कई आधे दिन काम करता था। दशकों तक, 1970 के दशक की शुरुआत तक, जो उसके व्यवसाय में गिरावट की शुरुआत भी थी, यह एक महिला थी, श्रीमती डेल पोसो। एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं कभी भी उन्हें किसी भी तरह से नहीं जान पाया, जिसका मुझे अब पछतावा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं उनसे पिताजी के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। अन्यथा वे एकाकी थे, गैर सामाजिक, सोचते समझते, पढ़ते पढ़ते, फोन पर बात करते हुए, हाँ, लेकिन लोगों के साथ रहने के लिए उन्मुख नहीं थे। एक बहुत ही गैर लोगों वाले व्यक्ति। पिताजी को चुनाव रिटर्न देखना बहुत पसंद था। हमेशा एक जुनून। मनोभ्रंश से पहले उनकी याददाश्त बहुत बढ़िया थी। नियमित रूप से वे प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सदस्यों और 100 सीनेटरों के नाम याद करते थे। रात को सोने के लिए वे राज्य दर राज्य उनके नाम याद करते थे जब तक कि वे सो नहीं जाते। उन्होंने प्रत्येक राज्य की राजधानी को भी याद किया और मुझे एक बच्चे के रूप में ऐसा करने के लिए कहा। उनके लिए उन्हें याद करना चुनौतीपूर्ण नहीं था क्योंकि वे कभी नहीं बदले, लेकिन कांग्रेस के सदस्य बदल गए, जिससे उन्हें नया अनुभव मिला। एकमात्र बार जब यह वास्तव में उसके लिए उल्टा पड़ गया, वह तब था जब वॉरेन बफेट ने पहली बार उसके साथ बातचीत शुरू की थी। चूंकि उसके दिमाग में बफेट के पिता का नाम हॉवर्ड बफेट के दिनों से था, जब वह ओमाहा का कांग्रेसी था। पिता वॉरेन बफेट को हॉवर्ड कहकर पुकारते रहते थे, जो समय समय पर उन्हें शर्मिंदा करता था। वॉरेन ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार पिता को इस बारे में बताया और उन्होंने मुझे अपने काम से काम रखने को कहा, लेकिन उन्हें चुनाव के नतीजे देखना बहुत पसंद था, क्योंकि यह याद रखने के अगले चक्र की शुरुआत थी। यह राजनीति का विश्लेषण करने में उनकी रुचि से भी जुड़ा था, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा आकर्षित करता था, और वह इसमें बुरा नहीं था। उसने एक बढ़त के साथ शुरुआत की। चूंकि उसे इन सभी लोगों के नाम पहले से ही बहुत अच्छी तरह याद थे, इसलिए वह ज्यादातर लोगों से आगे था। मैं शर्त लगा सकता हूं कि पूरे अमेरिका में 500 लोग भी नहीं होंगे जो सदन और सीनेट के सभी सदस्यों के नाम जानते हो, लेकिन वह जानते थे, हमेशा। साथ ही क्योंकि वह नाम जानते थे, इसलिए चुनाव के नजदीक आने पर उनके लिए यह सीखना और याद रखना ज्यादा आसान था कि कौन सी दौड़ नजदीक थी और किस तरफ जा सकती थी। राजनीतिक विश्लेषक चार्ल्स कुक जैसे लोगों द्वारा अपने विश्लेषणात्मक ढांचे को परिष्कृत करने से बहुत पहले पिता ने दौड़ को क्षेत्र के अनुसार समूहों में वर्गीकृत किया था, जैसे कि किसी भी पार्टी के लिए सुरक्षित सीटें, अर्ध सुरक्षित सीटें और सीटें जो टॉसअप के लिए प्रतिस्पर्धी थी। चुनाव की रात
वह उन अपेक्षाकृत कम सीटों पर ध्यान केंद्रित करते थे जो सबसे नजदीकी दौर थीं और किसी भी तरफ जाने की संभावना थी। जैसे जैसे रिटर्न आते गए, उन्हें देर रात तक जागकर डेटा इकट्ठा करना और उन्हें लिखना और यह पुनः आकलन करना पसंद था कि अगले 2 वर्षों में कांग्रेस में सत्ता संतुलन के लिए इसका क्या मतलब है और यह राष्ट्रपति और अमेरिकी राजनीति को सामान्य रूप से कैसे प्रभावित कर सकता है। वह यह जानने में बहुत अच्छा नहीं था कि उन करीबी दौड़ों के एक या दूसरे तरीके से जाने का क्या कारण होगा। नहीं वह सोचता था कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन वह जानता था कि कौन सी दौड़ें करीब है और उन्हें बाज की तरह देखता था, सिर्फ इसलिए कि मैं जानता था कि वह यह जानने में अच्छा नहीं था कि उन्हें एक या दूसरे तरीके से तोड़ने का क्या कारण होगा। मैंने बाद में ऐसा करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होने का प्रयास किया, क्योंकि मैं कुछ ऐसा सीखना चाहता था जिसके बारे में मुझे पता था कि वह नहीं जानता था। अपने जीवन के अंत में वह आश्चर्यचकित था कि मैं यह कर सकता था, क्योंकि यह उसके लिए अकल्पनीय था कि कोई भी ऐसा कर सकता है। लेकिन यह कौशल का एक बहुत ही सरल सेट है। विडंबना यह है कि अगर उसके करियर के शुरू में किसी ने उसे यह करना सिखाया होता तो वह इसे आसानी से बहुत अच्छे से कर सकता था और मुझे यकीन है मुझसे कहीं बेहतर। लेकिन उसके जीवन की एक और विशेषता यह थी कि कोई भी तकनीक जो उसने 50 साल की उम्र से पहले नहीं सीखी, उसने शायद कभी नहीं सीखी। उस उम्र तक उनके पास बहुत कुछ चल रहा था और यही वह समय था जब कॉमन स्टॉक्स और अनकॉमन प्रॉफिट्स सामने आए। पुस्तक का प्रकाशन अन्य व्यक्तिगत गुणों से जुड़ा था जो अजीब थे। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में उनके समर्पण पर ध्यान दे। इसमें कहा गया है, यह पुस्तक बड़े और छोटे सभी निवेशकों को समर्पित है जो इस दर्शन का पालन नहीं करते हैं। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। मुझे तथ्यों से भ्रमित न करें। जब तक मैं उन्हें जानता था, निवेश के बाहर किसी भी क्षेत्र में, वे तथ्यों से भ्रमित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका जीवन बाधित हो, क्योंकि वे आदत के प्राणी थे। लगभग सभी चीजों से ऊपर और पर सब कुछ वैसा ही रहना था जैसा वह था। आप किसी भी चीज को नए और बेहतर संस्करण से नहीं बदल सकते थे। यह कि उन्होंने अपना घर तोड़ दिया और इसे फिर से बनाया, चमत्कार था। वह बस तथ्य नहीं चाहते थे, जो भी हो, वह बदलाव नहीं चाहते थे। जब मैंने उनके लिए कुछ समय तक काम किया तो मैं उन्हें पहले तो व्यावसायिक दृष्टि से अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन मैं देख सकता था कि उनका कार्यालय पुराना था। इसलिए मैंने छोटे मोटे सुधार करने का फैसला किया। 1972 में उनके डेस्क पर अभी भी 3 रोटरी डायल टेलीफोन की बैटरी थी और उन्हें सुनने में दिक्कत होती थी। इसलिए वह एक पर बात करते और दूसरा बज जाता और उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सा है, और वह अक्सर गलत फोन उठाकर उसे पटक देते और जल्दी से दूसरे फोन पर चले जाते। मैंने एक मानक सिंगल सेट टचटोन फोन लगाया जिसमें कई लाइनें और चमकती हुई लाइटें थी। मुझ पर गुस्सा होने से उबरने में उन्हें महीनों लग गए। मैंने उनकी दुनिया में दखल दिया और वह इसे सुधार के रूप में स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इसका व्यावसायिक पहलू सीखा और व्यवसाय के लिए उन्होंने बदलाव किया और आखिरकार उसे इसकी आदत हो गई। यह एक नई आदत बन गई और वह भूल गया कि वह कभी मुझसे नाराज था। लेकिन जब मैं 4 साल का था और मैंने पार्ट टाइम जॉब से बचाए पैसे से उसे एक जैकेट खरीदा जिसे वह मेरे साथ जंगल में पारिवारिक यात्रा पर पहन सकता था, तो उसने उसे कभी नहीं पहना, बल्कि मानो या न मानो एक पुराना स्पोर्ट कोट पहनना पसंद किया जो उसके पास हमेशा से था। उसे बदलाव से नफरत थी। उसके दफ्तर में एक पुरानी हाथ से चलने वाली जोड़ने वाली मशीन थी जिसे शायद सबसे पहले टायरानोसॉरस रेक्स ने चलाया था। जब मैंने पहली बार उसे उस खराब चीज पर हाथ मारते देखा तो मुझे लगा कि उसकी डेस्क फट जाएगी या उसकी कलाई टूट जाएगी। जहां मैं अब बैठता हूं, वहां से 3 फीट की दूरी पर मेरे पास यादगार चीजों का एक संग्रह है। उसके दफ्तर से एक आइटम 20 अक्टूबर 1961 को वॉल स्ट्रीट जर्नल की घोषणा थी कि पहला 4 फंक्शन कैलकुलेटर क्या था। उस समय इसे ऐसा नहीं कहा जाता था, इसे पॉकेट कंप्यूटर कहा जाता था और इसमें एकीकृत सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के जैक किल्बी ने 1950 के दशक में एकीकृत सर्किट का सह-आविष्कार किया था, जिसके लिए बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे तब सॉलिड सर्किट सेमीकंडक्टर नेटवर्क कहा जाता था। कैलकुलेटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए थे और उनका वजन 10 औंस था और प्रत्येक की कीमत $29,350 थी। मेरे पिता टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के शुरुआती सार्वजनिक निवेशकों में से एक थे,
जैसा कि उनके एफएफ मोनोग्राफ में वर्णित है। और जब तक मैं आया तब तक वे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति बहुत समर्पित हो चुके थे। इसलिए 1973 में मैंने उन्हें एक बहुत ही पुराना वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर दिलाया और उनके पुराने हैंड क्रैंकर को बेकार कर दिए। मुझे लगा कि उन्हें यह पसंद आएगा क्योंकि यह टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का था और उनकी जोड़ने वाली मशीन से बहुत बेहतर था, और क्योंकि वे हर तरह की चीजें कर सकते थे जो पहले संभव नहीं थी। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें बदलाव शामिल था, और इस आदत में आए बदलाव से परेशान होने से उबरने में उन्हें लगभग 1 साल लग गए। फिर भी आखिरकार उन्हें इसकी आदत हो गई और फिर ऐसा लगा जैसे कि वे हमेशा से इसके मालिक थे। उन्होंने 1980 के दशक में अपने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के शेयर बेच दिए, लेकिन अपने करियर के बाकी समय में पुराने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते रहे क्योंकि उन्हें बदलाव से नफरत थी। पिता के अनुसार उनके पूरे जीवन में उनके सिर्फ 5 दोस्त थे: डेविड सैमुअल्स, उनके छोटे चचेरे भाई एड हेलर, फ्रैंक स्लॉस, लुइस लिंकफील्ड और जॉन हर्शफील्डर, और वे काफी पहले से ही थे और एक परिवार को छोड़कर सभी जुड़े हुए थे। इन सभी दोस्तों के स्थानीय होने के बावजूद एक वयस्क के रूप में वे शायद ही कभी उनसे मिलते थे। पिता डेविड सैमुअल्स को जीवन भर जानते थे और उन्हें नियमित रूप से फोन करते थे, लेकिन साल में शायद 2 बार ही उनसे मिलते थे। जैसा कि पहले बताया गया है, एड हेलर मेरे पिता से आधी पीढ़ी बड़े थे और उनके समय से पहले ही सफल और धनी हो गए थे और जल्दी ही एक प्रमुख गुरु बन गए। उनकी मुलाकात तब हुई जब एड ने एक चचेरी बहन से शादी की। हेलर एक सफल शेयर बाजार निवेशक, एक समग्र व्यवसायी और एक उद्यम पूंजीपति थे और संभवतः 1950 के दशक की शुरुआत तक पिता के सबसे अधिक प्रशंसनीय व्यक्ति थे। इसके तुरंत बाद हेलर की मृत्यु हो गई। फ्रैंक स्लॉस ने स्टैनफोर्ड में पिता के साथ एक कमरा साझा किया और वे हमेशा करीब रहे, और इसके बाद फ्रैंक ने एक चचेरी बहन से शादी कर ली और पिता और फ्रैंक 1980 के दशक में फ्रैंक की मृत्यु तक करीब रहे। फ्रैंक वह था जिसे आज हम सैन फ्रांसिस्को में एक एस्टेट प्लानिंग अटॉर्नी कहते हैं, और फ्रैंक की मृत्यु तक पिता के अधिकांश गैर प्रतिभूति कानूनी काम करते थे और इस तरह वे अक्सर बात करते थे, लेकिन वे एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। लुइस लिंकफील्ड खुद एक दूर के रिश्तेदार थे और कई सालों तक पिता के ग्राहक थे, और वे अक्सर सैन फ्रांसिस्को में एक साथ आते जाते थे। मैं उन्हें दूसरों की तुलना में बहुत अधिक बार देखता था क्योंकि वे पास में ही रहते थे और पिता को ट्रेन से साथ आने जाने के लिए ले जाते थे। लुइस की मृत्यु 1950 के दशक में हुई। उनके बेटे ने कथित तौर पर अंतिम बिल का भुगतान करने से इनकार कर दिया और पिता ने उन पर मुकदमा दायर किया और जीत गए। कूल, कठिन, बहुत ही अकेलापन, और बेटा वह अब खुद मर चुका है। पिता का सबसे पुराना दोस्त जॉन हर्शफील्डर, एक इंजीनियर जो बचपन से ही पिता के करीब था, लेकिन वह वयस्क होने के बाद शायद हर 4 साल में एक बार ही जॉनी को देख पाते थे या उससे बात कर पाते थे। पिता उस आदमी की पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्हें पागल कर देते थे। फिर भी जब जॉनी अस्पताल में मर रहा था तो पिता उसके साथ बैठने के लिए नियमित रूप से वहां जाते थे। जॉनी पिता के लिए महत्वपूर्ण था, फिर भी जीवन में वह उस आदमी के साथ रहने के तरीके नहीं खोज पाया क्योंकि पिता एकाकी थे, उदासीन, अकेले। मेरी माँ को छोड़कर उसे लोग बहुत पसंद नहीं थे। ज्यादातर लोग दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, बस उनके साथ रहना और उनकी संगति का आनंद लेना, एक तरह से चमकना। उसे नहीं, उसे अकेले या मेरी माँ के साथ रहना पसंद था, और जब वह मेरी माँ के साथ होता था तो वे दोनों अकेले होते थे। वह परिवार के डेन में और वह लिविंग रूम में। वह बस ऐसा ही था, लेकिन वह बहुत चिंतित रहता था अगर वह काम पर या बगीचे में न होने पर उससे अलग हो जाता। दूसरे लोग, उसे बस दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। वह मुझे पसंद करता था, लेकिन अगर मैं उसके साथ बहुत ज्यादा होती तो उसे परेशानी होती, या आर्थर, और उसे आर्थर मेरी माँ के अलावा किसी और से ज्यादा पसंद था। लेकिन वास्तविकता यह है कि पिता बस एक एकाकी व्यक्ति थे, चाहे वह किसी से भी बातचीत करता हो। यह सब एकांत की सापेक्ष डिग्री थी। जब आर्थर और फिर मैं 1970 के दशक की शुरुआत में उनके साथ काम करने आए तो मेरी राय में यह उन्हें पागल कर गए। वह अपने पूरे करियर में काफी हद तक अकेले और एकाकी रहे थे, और उस समय हमारे आसपास रहना बहुत ज्यादा था,
यह देखकर कि यह उन्हें पागल कर रहा था, यह महसूस करते हुए कि मैं अभी तक वास्तव में नहीं जान पाया था कि वह कौन थे, और जैसा कि पहले कहा गया था, यह महसूस करते हुए कि उनके साथ कोई कैरियर का अवसर नहीं था क्योंकि वह दूसरों को काम नहीं सौंप सकते थे। मैंने तुरंत खुद को उनसे थोड़ा दूर करने का फैसला किया ताकि वह और मैं कम पागल हो जा। मैंने उनकी नौकरी छोड़ दी और 1 साल के भीतर अपना खुद का काम शुरू कर दिया, लेकिन मैं उसी इमारत में रहा। मेरे पास एक असामान्य क्षमता थी कि मैं पिता की अजीबोगरीब हरकतों से ज्यादा परेशान नहीं होता था और उनसे अलग हो जाता था, लेकिन काफी करीब रहता था। आर्थर ऐसा नहीं कर सकता था। बहुत ज्यादा भावुक। आर्थर भावनात्मक रूप से उतने सख्त नहीं है जितने मैं हूँ, कभी नहीं थे। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे दोनों भाई पिताजी को बहुत गंभीरता से लेते थे और आखिरकार वे उन्हें उतना या उतना अच्छा नहीं ले पाते जितना मैं ले सकता था। आखिरकार पिताजी की भावनाओं ने आर्थर पर बहुत ज्यादा असर डाला और उन्होंने 1977 में इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ दिया और सिएटल चले गए और पढ़ाई करने लगे। मेरे पिताजी लोगों के करीब रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे कभी कभी बहुत किफायती हो जाते थे और जब मैं छोटा था और हम कहीं व्यापार के लिए जाते थे तो मुझे उनके साथ होटल का कमरा शेयर करना पड़ता था। हम ऐसा तब भी करते थे जब मैं अपना खुद का कमरा खरीदने में सक्षम था, क्योंकि वे मेरे पैसे बर्बाद करने की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब मैं लगभग 30 साल का था तो मैं ऐसा और नहीं कर सकता था। लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत में एक रात हम मोंटेरे में एक साथ थे, जहां अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी स्टॉक के लिए पहली बार आयोजित एक विस्तृत डॉग एंड पोनी शो में भाग लिया गया था, जिसे तब मोंटेरे कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। मोंटेरे कॉन्फ्रेंस में पिताजी ने एक और गुण प्रदर्शित किया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाए। कॉन्फ्रेंस में एक डिनर प्रतियोगिता की घोषणा की गई। प्रत्येक प्लेस सेटिंग में एक कार्ड था और प्रत्येक व्यक्ति को यह लिखना था कि उसे क्या लगता है कि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल्स अगले दिन क्या करेंगे, जो निश्चित रूप से एक मूर्खतापूर्ण अभ्यास था। कार्ड एकत्र किए गए। जो व्यक्ति उस दिन के लिए डॉव के बदलाव के सबसे करीब आता, उसे एक मिनी कलर टीवी, जो तब बहुत लोकप्रिय थे, मिलता। विजेता की घोषणा अगले दिन दोपहर के भोजन पर की जाती, ठीक 1 बजे प्रशांत समय, बाजार बंद होने के बाद। अधिकांश लोगों ने वही किया जो मैंने किया। कुछ छोटी संख्याएं लिखीं, जैसे 5.57 अंक नीचे या ऊपर। मैंने यह मानकर ऐसा किया कि बाजार में कुछ खास होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अधिकांश दिनों में ऐसा नहीं होता। अब उन दिनों डॉव लगभग 900 पर था, इसलिए 5 अंक न तो बहुत बड़ा था और नहीं छोटा। उस रात होटल के कमरे में वापस आकर मैंने पिताजी से पूछा कि उन्होंने क्या लिखा है, और उन्होंने कहा 30 अंक ऊपर, जो 3% से अधिक होगा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाजार क्या करेगा, और यदि आप उन्हें जानते हैं तो आप जानते होंगे कि उन्हें कभी भी यह नहीं पता था कि किसी दिन बाजार क्या करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि वे मेरी तरह कोई संख्या लिखते हैं और जीत जाते हैं तो लोग सोचेंगे कि वे केवल भाग्यशाली है, कि 5.57 पर जीतने का मतलब है कि 5.5 वाले व्यक्ति या 6.0 वाले व्यक्ति को हराना। यह सब स्पष्ट रूप से केवल भाग्य के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अगर वह यह कहते हुए जीतता है 30 अंक ऊपर, तो लोग सोचेंगे कि वह कुछ जानता है और सिर्फ भाग्यशाली नहीं है। अगर वह हार जाता है, जो संभावित था और उसे उम्मीद थी, तो कोई नहीं जान पाएगा कि उसने कौन सा नंबर लिखा है और इससे उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। निश्चित रूप से अगले दिन डॉव 26 अंक ऊपर था और पिता 10 अंकों से जीत गए। जब दोपहर के भोजन पर यह घोषणा की गई कि फिल फिशर ने जीत हासिल की है और उसका नंबर कितना अधिक है, तो कुछ 100 लोगों की भीड़ में हर जगह ऊ और आह की आवाजें सुनाई दी। बेशक उस दिन की खबरें थीं जो इस कदम को समझाने का प्रयास करती थीं, और उस सम्मेलन के बाकी समय में पिताजी ने लोगों को इस बात का कारण समझाया कि उन्होंने पहले से ही सारी खबरें क्यों जान ली थीं, जो कि शुद्ध कल्पना थी, और बाजार ने जो किया वह फिर से शुद्ध कल्पना और झूठे दिखावे के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन मैंने बहुत ध्यान से सुना, और जिस किसी को भी उन्होंने यह सब बताया, उसने इसे पूरी तरह से निगल लिया। हालांकि वे हमेशा सामाजिक रूप से असहज और असुरक्षित थे, लेकिन उस दिन मैंने जाना कि मेरे पिता जितना मैंने कभी सोचा था उससे कहीं बेहतर शोमैन थे। और ओह,
उन्हें मिनी टीवी नहीं चाहिए था क्योंकि उन्हें अपने निजी जीवन में बदलाव की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने इसे मुझे दे दिया और मैं इसे घर ले गया और माँ को दे दिया और उन्होंने बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किए। 3W मेरे पिता को और क्या पसंद था? 3 बड़े W। चलना, चिंता करना और काम करना। उन्हें ये सभी बहुत पसंद थे। मैंने उन्हें कभी भी अन्य लोगों की तरह आराम करते नहीं देखा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें चिंता करना बहुत पसंद था। उसकी सतह के नीचे एक तरह की अंतहीन लहरदार नर्वस ऊर्जा थी जिसे वह चिंता में बदलना पसंद करता था। वह किसी भी चीज के बारे में चिंता कर सकता था। इससे उसे किसी तरह से सुरक्षित महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी तरह से विश्वास था कि अगर वह पर्याप्त चिंता करता है तो वह सभी जोखिमों को कवर कर लेगा और उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वह बार बार एक ही चीज के बारे में चिंता करता था। क्योंकि वह हमेशा बहुत चिंता करता था और क्योंकि मैं हमेशा विद्रोही था, इसलिए मैं कभी ज्यादा चिंता नहीं करता था। यह बात उसे परेशान करती थी। मैं हमेशा से चीजों के बारे में जितना हो सके उतना गहराई से सोचने और फिर अपने फैसले पर चलने की आदत रखता हूँ। अगर मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि मैं गलत हूँ तो मैं बदलाव का निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। इससे वह पागल हो गया। पिताजी मुझसे कहा करते थे, केन, मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा बार डर कर भागो। बस एक बार क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ कि तुम डर कर भागो। उन्हें डर कर भागने पर गर्व था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा क्यों जीना चाहती हूँ। लेकिन वह न केवल मेरे लिए ऐसा चाहता था, बल्कि वह अपने लिए भी ऐसा चाहता था। बगीचे में मेरे पिता बैठकर उन सभी चीजों के बारे में चिंता कर सकते थे जिनकी उन्हें परवाह थी, और इससे उन्हें बेहतर महसूस होता था। यह शायद इस बात में योगदान देता था कि उन्होंने ज्यादातर निवेशकों की तुलना में कम निवेश संबंधी गलतियां, क्योंकि वह हर चीज के बारे में तब तक चिंता करते थे जब तक कि वह मर नहीं जाते। शायद उन्होंने इस तरह से जोखिम कम किया, लेकिन यह भी शायद इस बात में योगदान देता था कि वह पहले से ज्यादा अमीर क्यों नहीं थे। वह उन चीजों पर जोखिम लेने को तैयार नहीं थे जिनके लिए उन्होंने गलतियों की चिंता नहीं की थी। इस तरह से वह कभी भी बड़ा जोखिम लेने वाले नहीं थे, और जो लोग वास्तव में अमीर बनते हैं वे उससे कहीं ज्यादा सोच समझकर जोखिम उठाते हैं जितना वह कभी लेने को तैयार थे। और पैदल चलना। जब पिताजी टहलते थे तो उनका शरीर उस अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकाल रहा होता था और वे सबसे अधिक शांत होते थे जैसा मैंने उन्हें कभी देखा था। वे शहर या जंगल में लंबी सैर कर सकते थे और शांत हो सकते थे। वे टहलते समय बात कर सकते थे और इसके बारे में शांत रह सकते थे। वे हर कार्य दिवस की शुरुआत ट्रेन स्टेशन से पैदल चलकर करते थे और अपना दिन भी इसी तरह खत्म करते थे। और अगर वे तेज नहीं चल रहे थे तो इसे गिनती में नहीं लिया जाता था। जब आर्थर और मैं ट्रेन लेते थे और उनके साथ शहर में पैदल जाते थे तो हम पसीने से तर हो जाते थे और असहज और नाराज हो जाते थे। उन्हें कभी पसीना नहीं आता था। उन्हें गर्मी पसंद थी। लेकिन यही वह समय था जब वे अपने मन की बात उन तरीकों से कह सकते थे जो वे बिना पैदल चले कभी नहीं कह सकते थे। जब मैंने उनके करियर के आखिरी दिनों में उनका दफ्तर सैन मेटियो में स्थानांतरित किया तो वे घर से पैदल ही आते जाते थे और उन्होंने कहा कि यह एक वयस्क के रूप में उनके लिए सबसे शांतिपूर्ण समय था। सैन मेटियो के आवासीय उद्यानों में टहलते हुए, चमकीले फूलों को निहारते हुए, वे एक बेहतरीन पैदल यात्री थे। बस शानदार। उस आदमी का शरीर लड़खड़ा रहा था, मजबूत। वे अपने पैरों पर हमेशा चल सकते थे, जो चाहे कितनी भी दूर या कितनी भी खड़ी पहाड़ी क्यों न हो, कभी नहीं रुकते। उन्हें यह बहुत पसंद था। मैं प्रशांत महासागर को देखने वाले 2000 फीट ऊंचे रेडवुड से ढके पहाड़ की चोटी पर रहता और काम करता हूँ। मैं वहाँ 30 साल से रह रहा हूँ और मेरे 500 लोगों में से 200 वहाँ मुख्यालय में है। और मेरे पास में ही एक शानदार पहाड़ी शीर्ष खेत की संपत्ति है, जो 5000 एकड़ के खुले स्थान वाले संरक्षित क्षेत्र के अंदर एकमात्र इनहोल्डिंग है। एक बार जब पिताजी 80 वर्ष के थे तो उन्होंने और मेरे 12 वर्षीय बेटे नाथन ने बाकी परिवार को खेत में छोड़ दिया और प्रशांत महासागर की ओर ढलान पर चलना शुरू कर दिया, पगडंडियों पर लगे पेड़ों के बीच से होते हुए पूरी सीमा घाटी के बीचों बीच। पिताजी सीटी बजाते और ऐसे बात करते जैसे वे कोई लड़का हो। कोई चिंता नहीं, चलने से चिंता दूर हो जाती है। मैं अपने जीवन के अधिकांश समय इस क्षेत्र में एक पहाड़ी व्यक्ति रहा हूँ और इसे असाधारण रूप से अच्छी तरह से जानता हूँ
और यहाँ रहने से मेरे पैर पहाड़ियों के आदी हो गए हैं। हर पगडंडी जंक्शन पर मैं कहता, अब पिताजी, यह रास्ता वापस जाने का छोटा, कम खड़ी, तेज रास्ता है, और वह रास्ता लंबा, घाटी में और नीचे, अधिक खड़ी रास्ता है। आप कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं? हर जंक्शन पर उन्होंने कठिन, लंबा रास्ता चुना। हमने 1300 फीट की ऊंचाई कम की और 5 मील चले। जिस बिंदु पर हमें वापस ऊपर आना था, मैं थोड़ा चिंतित था। जब हम रुके तो पिताजी चल नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें चिंता होने लगी, और वे बिना किसी बात की चिंता किए उसे बड़ी चिंता में बदल सकते थे। और ठीक उसी समय उन्हें चिंता हुई कि मेरी माँ को चिंता होगी कि हम जंगल में फंस गए हैं और चोटिल हो गए हैं, क्योंकि हमें वापस आने में बहुत समय लग रहा है। पहाड़ पर पले बढ़े नाथन ने हिरन की तरह आगे की ओर भागना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, पिताजी और अधिक चिंतित हो गए और चाहते थे कि हम गति बढ़ाएं। बेशक मेरी माँ चिंतित नहीं थी, वे चिंता करने वाली किस्म की नहीं थी। उन्हें यही पसंद था, चलना, चिंता करना और काम करना। मेरे पिताजी के साथ बिताए गए सबसे अच्छे पलों में से एक संयोग से आए। मैं 14 साल का था। परिवार, माँ, पिताजी, डोनाल्ड और मैं व्योमिंग ड्यूड्रंज की गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे। आर्थर तब तक घर से जा चुका था। पिता और मैं रोजाना लंबी पैदल यात्रा करते थे। मैं उस समय वन्य जीवों का दीवाना था, सभी प्रकार के जीवों से प्यार करता था। एक दिन हम लंबी पैदल यात्रा कर रहे थे और मृग की तलाश कर रहे थे। पिता चल रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं मृग की तलाश कर रहा था। हम कार से बहुत दूर थे, शायद 4 मील। ऊंचे पठार पर, विरल चै पर, गर्मियों के बादल आसमान में छाने लगे और हम बहने लगे। आदमी का शरीर लड़खड़ा रहा था, कठोर। वह हमेशा पैरों पर चल सकता था, जो चाहे कितनी भी दूर या कितनी भी खड़ी पहाड़ी क्यों न हो, कभी नहीं रुकते। उसे यह बहुत पसंद था। मैं प्रशांत महासागर के ऊपर 2000 फीट ऊंचे रेडवुड से ढके पहाड़ की चोटी पर रहता और काम करता हूँ। मैं वहाँ 30 साल से रह रहा हूँ और मेरे 500 लोगों में से 200 वहाँ मुख्यालय में है। और मेरे पास में ही एक शानदार पहाड़ी शीर्ष खेत है, जो 5000 एकड़ के खुले स्थान के संरक्षण के अंदर एकमात्र संपत्ति है। एक बार जब पिताजी 80 वर्ष के थे, तो उन्होंने और मेरे 12 वर्षीय बेटे नाथन ने बाकी परिवार को खेत में छोड़ दिया और प्रशांत महासागर की ओर, पेड़ों के बीच से होते हुए पूरी सीमा घाटी के दिल में उतरना शुरू कर दिए। पिताजी सीटी बजाते और ऐसे बात करते जैसे वे एक लड़के हो। कोई चिंता नहीं, चलने से चिंता दूर हो जाती है। मैं अपने जीवन के अधिकांश समय इस क्षेत्र में एक पहाड़ी व्यक्ति रहा हूँ और इसे असाधारण रूप से अच्छी तरह से जानता हूँ, और यहाँ रहने से मेरे पैर पहाड़ियों के आदी हो गए हैं। हर पगडंडी जंक्शन पर मैं कहता था, अब पिताजी, यह रास्ता वापस जाने का छोटा, कम खड़ी, तेज रास्ता है, और वह रास्ता लंबा, घाटी में और नीचे, अधिक खड़ी रास्ता है। आप कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं? हर मोड़ पर उन्होंने कठिन, लंबा रास्ता चुना। हमने 1300 फीट की ऊंचाई कम की और 5 मील चले। जिस बिंदु पर हमें वापस ऊपर आना पड़ा, मैं थोड़ा चिंतित था। जब हम रुके तो पिताजी चल नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें चिंता होने लगी, और वह बिना किसी बात की चिंता किए उसे बड़ी चिंता में बदल सकता था। और फिर उसे चिंता हुई कि मेरी माँ को चिंता होगी कि हम जंगल में फंस गए हैं और चोटिल हो गए हैं, क्योंकि हमें वापस आने में बहुत समय लग रहा है। पहाड़ पर पले बढ़े नाथन ने हिरन की तरह आगे की ओर दौड़ लगाई। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, पिताजी और भी ज्यादा परेशान हो गए और चाहते थे कि हम अपनी गति बढ़ाएं। बेशक मेरी माँ चिंतित नहीं थी, वह चिंता करने वाली किस्म की नहीं थी। उसे यही पसंद था, घूमना, चिंता करना और काम करना। मेरे पिताजी के साथ बिताए सबसे अच्छे पलों में से एक संयोग से आए। मैं 14 साल का था। परिवार, माँ, पिताजी, डोनाल्ड और मैं व्योमिंग ड्यूड्रंज की गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे। आर्थर तब तक घर से जा चुका था। पिताजी और मैं रोजाना लंबी पैदल यात्रा करते थे। मैं उस समय वन्य जीवों का दीवाना था, सभी तरह के जीवों से प्यार करता था। एक दिन हम पैदल यात्रा कर रहे थे और मृग की तलाश कर रहे थे। पिताजी टहल रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं मृग की तलाश कर रहा था। हम कार से बहुत दूर थे, शायद 4 मील। ऊंचे पठार पर, विरल चै पर, गर्मियों के बादल आसमान में छाने लगे
और हम बहने लगे। टोनी सैन फ्रांसिस्को में एक क्लाइंट सेमिनार कर रहा था और उसने पिताजी से डिनर भाषण देने के लिए आने को कहा। पिताजी देर दोपहर में अपने सैन मेटो कार्यालय से ट्रेन स्टेशन की ओर चल पड़े ताकि शहर में सवारी कर सके, जहां से वे टोनी के कार्यक्रम में जाने के लिए शहर के केंद्र में टैक्सी पकड़ सके। टोनी उन्हें उस रात घर ले जाएगा। दोपहर की हल्की बूंदाबांदी से रास्ता गीला था। जब पिताजी सैन मेटो शहर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि अगली स्टॉप लाइट हरे से पीले रंग में बदल रही है और वे इसे टालने के लिए दौड़े। ऐसा उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया था। जैसे ही वे पास के फुटपाथ से भागे, वे फिसल गए और गिर गए, जिससे उनका दाहिना कूल्हा पूरी तरह से टूट गए। सुधार काफी हद तक ठीक रहा, लेकिन उस आघात के पहले ही क्षण से मनोभ्रंश ने अवसर को इस तरह से घेर लिया जैसे कि बांध टूट गया। जैसे जैसे पिता का शरीर ठीक होता गया, उनकी याददाश्त और तर्क कम होते गए। मैं उनके स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को चला रहा था और यह देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि उनकी हालत में कितना सुधार हो रहा है। लेकिन जैसा कि अक्सर बुजुर्गों में कूल्हे की हड्डी टूटने के साथ होता है, 15 जनवरी 1999 को उन्हें निमोनिया हो गया, जिससे उन्हें बहुत चोट लगी और लगभग उनकी मौत हो गई। 19 जनवरी तक वे गहन देखभाल में थे और हमें बताया गया कि सुबह तक उनकी मृत्यु हो जाएगी। माँ बहुत परेशान थी। आर्थर सिएटल से आए और रात भर उनके साथ बैठे रहे। 3 बजे तक वह कठोर बूढ़ा व्यक्ति ठीक हो गया, कोमा से बाहर आ गया और शुरू में उसके पैर की उंगलियों में पिन चुभने पर प्रतिक्रिया कर रहा था। 5 बजे तक आर्थर मुझे वापस वहां ले आए। 8 बजे तक मैं माँ को फोन कर रहा था, जो पहले से ही उनके निधन पर शोक मना रही थी। उन्हें वापस आने के लिए कह रहा था ताकि वे एक बार फिर अपने पति से बात कर सके, जो होश में थे और उनकी आंखें साफ थीं, भले ही वे अभी भी श्वसन यंत्र पर थे। मैंने नर्सों की एक समर्पित टीम इकट्ठी की और उन्हें अपने डॉक्टर की देखरेख में अस्पताल में इंजेक्शन लगाया ताकि पिताजी की गहन देखभाल से बाहर आने तक उनकी देखरेख की जा सके। अस्पताल बुजुर्ग रोगियों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं, लेकिन उस स्थिति में लोगों की उनकी देखभाल वास्तव में पूरी तरह से अपर्याप्त है और वे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे जिस तरह से काम करते हैं और परिवार स्पष्ट था कि हम बेहतर करने जा रहे हैं। इस विशेष अस्पताल में पहले कभी भी कोई समर्पित बाहरी दल नहीं था, लेकिन जब मैंने इसे स्थापित किया तो वे मेरे साथ बहुत अच्छे थे, जिससे हमें मेरी अपेक्षा या हकदार से कहीं ज्यादा स्वतंत्रता मिली। यह पता चला कि पिताजी को इसकी जरूरत थी। वह 2 बार और मौत के मुंह में समा गया। उसके बाद आखिरकार वह बच गया, जिसमें बहुत कम समय में एक आपातकालीन प्रक्रिया की आवश्यकता थी, जिसमें सुई के द्वारा उसके फेफड़ों से 1/4 तरल पदार्थ निकाला गया और वैक्यूम निकाला गए। तरल पदार्थ ने उसके फेफड़ों को लगभग तुरंत भर दिया था। हमारे समर्पित दल के बिना उसे जल्दी से जल्दी पकड़ पाना संभव नहीं था। वह बच नहीं सकता था, लेकिन इस सारे आघात ने उसके शरीर और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। पूरा संकट, जिसमें कई छोटे मोटे स्ट्रोक शामिल थे, फिर भी डिमेंशिया के बड़े पैमाने पर फैलने का एक और द्वार था। फिर भी इस बूढ़े व्यक्ति का मजबूत शरीर इतना ठीक हो गया कि वह एक दिन में कई मील चल सकता था और स्पष्ट रूप से बात कर सकता था, भले ही उसे कई चीजें याद न हो। हालांकि तब तक वह लगभग 1968 के बाद की लगभग हर चीज भूल चुका था। धीरे धीरे डिमेंशिया की तरह उसकी दीर्घकालिक यादें केवल पुरानी और पुरानी घटनाओं के बारे में ही रह गई। वह अब उस अवस्था में है जहां उसे बहुत कम याद रहता है और बहुत कम लोगों को पहचानता है, जो कि देर से होने वाले डिमेंशिया की विशेषता है। यह गिरावट धीमी, अनियमित थी, जो हम सभी को आश्चर्यजनक रूप से तेज लगी क्योंकि यह हर कुछ महीनों में होती थी। अब वह केवल मेरी माँ और मुझे ही जानता है। मुझे तब झटका लगा जब वह पहली बार आर्थर को पहचानने में विफल रहा, उसका पसंदीदा बेटा, जिसे वह अब कभी कभी जानता है और कभी कभी नहीं। वह मुझे याद करता है क्योंकि वह मुझे अधिक बार और लंबे समय से देखता है। घर पर 24 घंटे घर में मदद के साथ वह बिस्तर पर है, चलने में असमर्थ है, अपने जीवन के अधिकांश पसंदीदा गतिविधियों से वंचित है, चलना, चिंता करना और तीसरा W काम करना। मैं स्वास्थ्य देखभाल, वित्त और इसी तरह से उसके और मेरी माँ दोनों के लिए लगभग हर चीज का ख्याल रखता हूँ, जबकि मेरी माँ अभी भी काफी स्वस्थ है। मेरे पिता वह व्यक्ति नहीं है जिन्हें मैं जानता था, बिल्कुल नहीं। जिस आदमी को मैं जानती थी
वह बहुत पहले चला गए। आज मेरी माँ उस पर बहुत समय बिताती है, लेकिन बोझ तले दबी रहती है। उसके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा उसके लिए कुल मिलाकर बहुत बढ़िया काम करने के बावजूद उसे कभी भी यह पर्याप्त नहीं लगता और वह नियमित रूप से खुद को इंजेक्शन लगाती रहती है, जिससे वह अंततः थक जाती है। फिर जब वह दूर हो जाती है तो वह उसे पुकारना शुरू कर देता है और यह उसके और सभी के लिए बहुत कठिन होता है। मैं नहीं बता सकती कि जब वह अंततः चला जाएगा तो यह उसके लिए कितना अभिशाप और कितना आशीर्वाद होगा, यह बताना असंभव है। केवल एक चीज जो मैं निश्चित रूप से जानती हूँ वह यह है कि बुढ़ापा डरपोकों के लिए नहीं है। उनके 11 पोते पोतियां और 4 परपोते परपोतियां थी। पहले पोते का नाम मेरी चाची के नाम पर रखा गया था, जिसका नाम आंटी कैरी के नाम पर रखा गया था। दूसरे का नाम मेरे पिता फिलिप ए फिशर के नाम पर रखा गया था। वे एकमात्र वास्तविक नामधारक है। मेरे पिता को हमेशा इस बात का अफसोस रहता था कि उनके किसी भी पोते पोती का नाम माँ के नाम पर नहीं रखा गया, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। ऐसी किसी बात पर परेशान होना उनके लिए ठीक नहीं होगा। चूंकि पिता के अपने बच्चे जीवन में काफी बाद में हुए थे, इसलिए वे अपने सबसे बड़े पोते पोतियों के सबसे ज्यादा करीब थे। माँ अपने परिवार में सबसे छोटी होने के कारण अपने छोटे पोते पोतियों की ओर ज्यादा आकर्षित थी। मेरे माता पिता के 2 परपोते पोतियों को वे मुश्किल से जानते हैं। अन्य 2 से वे कभी नहीं मिले, वे सभी बहुत दूर रहते हैं। मेरे कुछ ही पोते पोतियों को उस व्यक्ति के बारे में सही जानकारी है जिसे मैं जानता था। उन्होंने कभी आईना नहीं देखा। महत्व दर्पण छवि। मेरे पिता एक महान व्यक्ति है जिन्होंने कई लोगों को प्रभावित किया, बड़े और छोटे, राष्ट्रीय व्यापार नेताओं से लेकर छात्रों और उनके छात्रों के छात्रों तक जो अन्य क्षेत्रों में गए। उनके पास लोगों को ऐसी चीजें दिखाने की कला थी जो वे अन्यथा नहीं देख पाते। उन्हें बताकर नहीं बल्कि किसी तरह से उन्हें ऐसे विचार सोचने पर मजबूर करके जो उन्हें लगता था कि वे उनके साथ बातचीत किए बिना कभी नहीं सोच सकते थे। कई बार ऐसा लगता था कि वे आपके दिमाग के सामने रखे गए दर्पण थे। मैं आपको नहीं बता सकता कि दशकों से कितने लोगों ने मुझसे कुछ ऐसा कहा है। मैं उनसे एक बार मिला था। यह केवल संक्षिप्त था, लेकिन उन्होंने एक्स, वाई और जेड कहा और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और इससे मुझे वह विचार मिला जिसका उपयोग मैंने अपनी कंपनी शुरू करने में किया। बेशक यह उनका विचार था, लेकिन उन्होंने किसी तरह इसके निर्माण का श्रेय उन्हें दिया। उन्होंने लोगों में वह गुण लाया। किसी तरह से उन्होंने लोगों को ऐसी बातें सोचने पर मजबूर कर दिया जो शायद वे पहले से ही सोचते थे, लेकिन निश्चित रूप से वे मानते थे कि उन्होंने ऐसा पिता के साथ बातचीत के कारण सोचा था। मुझे इनमें से कुछ लोग स्पष्ट रूप से याद है और मेरे निश्चित ज्ञान के अनुसार पिता ने वे बातें नहीं कही जो कुछ लोगों ने सोचा था कि उन्होंने कहा, लेकिन किसी तरह से उन्होंने सही शब्द सुने और यही उनके लिए मायने रखता है। उनका लेखन भी ऐसा ही है और हमेशा से कई लोगों के लिए ऐसा ही रहा है। कई निवेशकों ने मुझे दशकों से बताया है कि उन्होंने कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर स्लिप वेल में पड़ी किसी चीज के कारण ऐसा या वैसा किया। बेशक उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया वह उनके मन में किसी चीज के कारण किया, लेकिन उनका मानना है कि यह उन किताबों में पढ़ी किसी चीज से प्रेरित था। किताबें अच्छी है, प्रेरणाएं और भी बेहतर है, और यह बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरे पिता की रचनाएं पढ़ते हैं और आपके मन में ऐसे विचार आते हैं जो उन्होंने कभी नहीं कहे, और अगर आप उनसे प्रेरित होते हैं तो यह और भी बेहतर है। यह एक और कारण है कि उनकी पुस्तकों को दोबारा पढ़ना उपयोगी है। किसी तरह मेरे पिता कई लोगों के लिए एक दर्पण थे। उन्होंने उन्हें खुद को उन तरीकों से देखने दिया जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे अन्यथा नहीं देख सकते थे। अब कॉमन स्टॉक्स और अनकॉमन प्रॉफिट्स के पहली बार प्रकाशित होने के 45 साल बाद मेरे पिता का किसी पर भी सीधे तौर पर वह प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उनकी रचनाएं जारी है। अगर आपने उन्हें कभी नहीं पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। अगर आपने उन्हें पहले पढ़ा है तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इन 45 वर्षों में उनके लेखन को जो प्रतिक्रिया मिली है उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे आपके जीवन के बाकी हिस्सों और शायद बहुत बाद तक आपके लिए यहाँ रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उनकी यादें मेरे लिए रहेंगी। मिलते हैं
अगले वीडियो में, जिसमें हम कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स के बारे में जानेंगे। आपसे वीडियो मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।